इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटल लूज की थी। इसको बैटल ऑफ दरूचिया बोलते हैं। Almost every officer died. The only people who survived was the CO, commanding officer, my father. इस वाली बैटल के कितने prisoner of war थे? He was badly wounded and he was in Taken by Pakistan for Pakistan. 1 year. So the plan was थोड़ा सा plan unconventional था उस टाइम के लिए और थोड़ा डेंजरस प्लान था। वो जो अटैक था वो उस माउंटेन पे एक टाइम पे चारों तरफ से कर रहे थे अटैक। ओनली पीपल हु नो व्हाट्स हैपनिंग इन द बैटल कि क्या प्लान था, कैसे लड़ रहे इज द ऑफिसर। जवान तो एक्चुअली ऑर्डर पे जा रहा है कि आप इधर जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। ही इज फॉलोइंग ऑर्डर्स। व्हाट इज द लार्जर प्लान ही हैज वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ। सो टू एक्चुअली द जो एक्चुअल पीपल थे या तो मर गए थे या दे वर कैप्चर्ड। द कंपनी कमांडर मेजर चहल थे, वो अनफॉर्चुनेटली माइन में आ गए। ही गॉट रियली बैडली वुंडेड और एक्चुअली ब्लेड टू डेथ। And the first step itself went wrong. All the officers within the first half of the night had got lost. He said, अब आप पीछे से अटैक करो। My father reached the top. Then he realized कि यूनिफॉर्म अलग है। उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। Then they jumped on my father, caught him. पकड़ लिया उनको और पकड़ के उनको ले गए अलग से। और जो पीछे वाले थे, unfortunately, they all died. 1972 2nd December. Yes, he came back. तो उस लेडी का खाली यही इंटरेस्ट था कि मेरे हस्बैंड को मेरे को पता चल जाए। नहीं, उन्होंने लास्ट राइट कैसे? लास्ट राइट सही की के लिए हिजबुल्लाह ने एक राउंड फायर नहीं किया इजराइल पे अभी तक। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1962 वॉर, 1965 वॉर, 1971 कारगिल एंड नाउ ऑपरेशन सिंदूर। ये सारे मॉडर्न वर्ल्ड की वॉर्स हैं जो लड़ी गई हैं और इसमें बहुत सारे लोगों को मेडल्स मिले, परमवीर चक्र मिले, बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे। बट आप अगर नोटिस करेंगे फिल्में सिर्फ उन्हीं की बनी जो वॉर्स जीती गई, जो बैटल्स जीती गई। आप नोटिस करेंगे ज्यादातर रिकग्नाइज उन्हीं को किया गया जहां पे वो पर्टिकुलर बैटल जीती गई थी। बट आज जो हम एक कहानी लेके आए हैं वो हम एक ऐसी बैटल की लेके आए हैं जहां पे इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो पर्टिकुलर बैटल लूज की थी। इसको बैटल ऑफ दरूचिया बोलते हैं। दरूचिया एक जगह है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है पाकिस्तान के अंदर। आज ब्रिगेडियर हमीद सिंह जो उस समय मेजर थे, अपनी एक छोटी सी 120 लोगों की मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड कंपनी के साथ वहां अंदर घुसे थे और लड़े थे, हारे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर लिए गए थे। बट उनकी जो स्टोरी है वो सुनने वाली है और उनकी स्टोरी और कोई बयान नहीं करने वाला। उनके अपने बेटे रिटायर्ड मेजर जनरल विजय सिंह हमारे साथ हैं, वो ये स्टोरी बताएंगे। और इस स्टोरी में सिर्फ इतना नहीं है, इस स्टोरी में ये भी है कि 5 जनरेशन से ये फैमिली हमारी कंट्री को फौज में सर्व करती आ रही है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते आ रही है। तो क्या ऐसा जज्बा है कि हर जनरेशन लड़ने को, अपना खून देने को तैयार हो जाती है। आज ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर है वो क्यों है? क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है? क्या ये इजराइल और ईरान की वॉर में आता है यूएस या नहीं आता है यूएस? ये और बहुत सारी और बातें आज हम बात करेंगे मेजर जनरल विजय सिंह से। Thank you very much, Vipin. It's a pleasure to be here. Yeah, Thank you so much. thank you. अब मैं एक चीज से शुरू करना चाहता हूँ। Right. ये एक पिक्चर है मेरे पास। Yes. Yes. I remember this photograph. Yeah. You remember this photograph? इसमें कौन कौन है और ये किस चीज की पिक्चर है? ये एक्चुअली 21 दिसंबर में ओके। उस टाइम 71 वॉर के 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था। अच्छा। तो उस टाइम पे ये विचार था कि जो भी लोग क्योंकि जिन्होंने पार्ट किया था 71, उनकी उम्र काफ़ी हो जाएगी। बिकॉज जैसे मेरे फादर तो उस टाइम यंग कैप्टन थे। हाँ जी। सर्विस का स्टार्ट ही किया था, तो ही हिमसेल्फ वाज ऑलरेडी 85 के आसपास आ गए थे 21 में। 2000। तो फिर सबको दिल्ली बुलाने के बजाय उनके पास जाकर एंड टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ फील कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी हमें याद है। तो ये आर्मी की टीम्स थी जो एक्चुअली ऑल इंडिया गई थी एंड दे वेंट जहाँ पर भी 71 वॉर जिन्होंने पार्ट लिया, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, सबके पास टीम्स गई थी। सबके पास गई और 1 साल लगा उनको, पूरा 1 साल। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विजय वर्ष 2020-21। करेक्ट। तो इट एक्चुअली स्टार्टेड इन दिसंबर 20। ओके। और 1 साल तक इट कल्मुलेटेड, खत्म हुआ दिसंबर 21 में। हाँ। और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि ये जहाँ भी गए थे
जहाँ पर भी जैसे एग्जांपल जयपुर गए या मेरे फादर का जो गांव था वहाँ गए, तो वहाँ से जो मिट्टी थी उन मिट्टी को लिया। सो हर जगह से वो मिट्टी लेके उन्होंने फिर मिट्टी को मिला के देन एक मॉन्यूमेंट बनाया दिल्ली में। अच्छा, कहाँ पे दिल्ली ये में? दिल्ली में जहाँ अपना नेशनल मेमोरियल है, Okay. और मेमोरियल उसके पास ये था, एम ये था। अभी वो मेमोरियल बन गया या नहीं मुझे आई एम नॉट रियली श्योर, बट एम ये था कि सब जगह जहाँ से भी पूरी इंडिया, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऑल ओवर, एक साल में गए, मिले लोगों से, उनको कुछ मोमेंटोस दिए। एंड ये विजय मशाल दी यस, ये मशाल तो एक्चुअली मशाल लिट मशाल वेंट पूरे इंडिया में एक साल तक जलती रही। हाँ, ये मतलब एक मशाल से 4 बनी और 4 डायरेक्शंस में गई और पूरे इंडिया में घूमते घामते फिर वापस इंडिया में आई। और उस टाइम राजनाथ सिंह जी जो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर अभी भी हैं, अभी भी वही है। तो उन मशालों को वापस जोड़ा इनटू एक मशाल और उसको मर्ज कर दिया नेशनल वॉर मेमोरियल में। एंड जो भी मिट्टी जहां से आई थी सारी इकट्ठी करके उस मिट्टी से एक मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव था। मैंने आपके फादर की पिक्चर जब इसमें देख रहा हूँ तो उनके फेस पे जो स्माइल और प्राइड है, मतलब मुझे नहीं लगता जब वो 13 दिसंबर 1971 था जब वो वॉर हुई थी, आई थिंक बैटल ऑफ वो पुंछ एरिया में कहते हैं, दारूचिया बोलते हैं, दारूचिया में। तो उस समय ऐसा उन्होंने कभी सोचा होगा कि 50 साल बाद ये होगा? बिल्कुल नहीं, उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि जिंदा रहेंगे कि नहीं, बिकॉज जिस प्रकार के सर्कमस्टांसेस थे उसमें तो उनका बचना बहुत ही नामुमकिन था। तो आप नरेट कर सकते हो उस रात को क्या हुआ था वहाँ? हाँ, आई कैन, बट मैं आपको शॉर्ट में करूंगा क्योंकि एक्चुअली है स्टोरी मोर डिटेल्ड है। पर होता क्या है कि आर्मी में जो भी आप स्टोरी सुन रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कई पिक्चर बनी हैं, हमेशा पिक्चर बनी है सक्सेस की कि जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। हाँ जी। ये बॉर्डर बनी थी लोंगेवाला बैटल की, बैटल ऑफ बसंतर की अभी बन रही है लड़ाई, हाँ जी। पिक्चर बन रही है, और जो पिक्चर बनी है सारी सक्सेस की है, जिसमें हम जीते। यस, एंड सक्सेस में अवार्ड्स मिलते हैं लोगों को, बिल्कुल रिकग्नाइज करते हैं, अवार्ड देते हैं। पर जब आप बैटल हारते हैं उस टाइम भी समवन इज फाइटिंग हार्ड, तो कोई ना पूरी जान लगा रहा है, और जो सोल्जर ग्राउंड में है, जो एक्चुअली ग्राउंड में लड़ रहा है, वो तो अब जो दिया हुआ आदेश है उसके ऊपर ही इज फाइटिंग। गलती हो सकता है किसी प्लानर की हो, किसी और की हो, बट वो ग्राउंड पे तो वो पता नहीं है, तो वो तो अपनी मेहनत कर रहा है। सो उसमें भी ब्रेवरी है, बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये वाली बैटल हम हारे थे, ये हम हारे थे, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बिगर इशू, अगर आप पूरी वर्ल्ड का देखें, जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने काफी रिसर्च किया और आई ट्राई टू फाइंड कि ऐसे कौन से बैटल हैं जो वर्ल्ड में, जो हारे हुए बैटल में अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, इट्स वेरी रेयर, एंड वन ऑफ द फ्यू वंस इज द बैटल ऑफ जो आपने कभी स्कूल में पढ़ी होगी पोएम, दैट वैली ऑफ डेथ, दे रोड इनटू द वैली ऑफ डेथ, एंड यू नो दैट पर्टिकुलर बैटल वेयर दिस वाज almost the British actually they went straight into a valley which was World War One की बात, क्रिमियन बैटल की बात है। So and यूरोप में and in that particular battle they got massacred. They got really massacred, and उस बैटल में because of a wrong message passed. मैसेज गलत पास हुआ था, ऑर्डर ये नहीं था कि आप अटैक करो, क्योंकि आपके चारों तरफ रशियंस थे, आपने अटैक किया वैली के अंदर और ऑलमोस्ट एवरीवन डाइड। और उस बैटल में कितने सोल्जर्स थे? वो सोल्जर्स काफी थे, बट उसमें जो एक्चुअली जो बैटल में जो जितने मरे उसमें 140-150 के आसपास, और उसमें काफी विक्टोरिया क्रॉसेस मिले थे। सो दैट वाज वन ऑफ द रेयर केसेस जो कि लूजिंग बैटल में आपने विक्टोरिया क्रॉसेस दिया। अब जब मैंने कंपेयर किया ये बैटल ऑफ दारूचिया में, जो उस बैटल में मरे थे, ऑलमोस्ट द सेम पीपल डाइड इन बैटल ऑफ 140 के आसपास, तो नॉट डेथ्स बट आई वुड से डेथ्स, कैजुअलिटीज and prisoners of war. So they were almost comparable. But there's no recognition for that. And the recognition why it happened in इस battle में recognition क्यों हुआ? क्योंकि जब वो वापस आए बैटल से 1972 में जब मेरे फादर वापस आए, तो जब वापस आप आते हैं लड़ाई, आफ्टर प्रिजनर वॉर कम्स बैक, जैसे प्रिजनर वॉर जब आते हैं तो ऑलमोस्ट काफी टाइम पे आप उनको आइसोलेट रखते हैं। अच्छा, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि यू वांट टू फाइंड आउट कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर बने क्यों, व्हाई डिड दे बिकम प्रिजनर ऑफ वॉर, क्या वाज इट बिकॉज ऑफ कवर्डिस? हो सकता है वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और चले गए।
or it could be any such situation, and is you could have been indoctrinated by the people. जैसे चाइनीज वॉर में जब अपने 62 वॉर के बाद जब आए थे, तो that particular case of debriefing, it almost took 6-7 months. 6-7 months. And up 6-7 months वो isolated. So it was really a bad example of this, because they were trying to see have they been indoctrinated by the Chinese. Has your mind changed psychologically? आप change हो गए हैं कि नहीं? तो उससे I can imagine आप बहुत मुश्किल circumstances से वापस आए हैं और आपको isolate कर दिया 4-5 महीने के लिए. तो that became a bad example. So one of the good things 71 war के जब prisoners वो वापस आए, तो General Manekshaw that time said we will not do a very long, it will be only 7-8 days. तो अभी ये particular battle I'll explain to you shortly. इसमें क्या हुआ कि they lost, I told you 100 पुंछ district में ही है. It's near Punch. It's actually Rajौरी Punch के बीच में है. So they lost such a large number of people, and जो officers थे सारे मर गए. Almost every officer died. The only people who survived was the CO, commanding officer, who was this side of the border, and I'll talk about it later. अब इतना embarrassment हुआ, क्यों इतने सारे लोग मरे? So the stories जो बनाई उन्होंने, जो because there was जो actually जो story जिन्होंने लड़ी है, जो ना वो उन्हीं को ही पता है, वो थे, and they were not there. The only person survived was my father. तो मेरे father ही थे जो अकेले बचे थे, and he was badly wounded, and he was taken by Pakistan for 1 year. So people are impatient. तो इतना वेट नहीं किया उन्होंने, बना दी स्टोरी वगैरह. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट द टास्क गिवन फॉर व्हेन दे वर ट्राइंग टू सी एज टू क्या हुआ डीब्रीफिंग में वाज टू फाइंड आउट कि एक्चुअली हुआ क्या है. इज देयर अ मैच बिटवीन द स्टोरी व्हाट द कमांडिंग ऑफिसर इज गिवन, बिकॉज इट वाज फेल्ट दैट द कमांडिंग ऑफिसर ने गलती की है, उनका प्लान शायद अच्छा नहीं था, या उनकी स्टोरी सच है या एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअल क्या हुआ. ओके. सो वो बड़ी डिटेल. एंड होता क्या है जब आप ये कब हो रहा था? जब आफ्टर कम बैक, आफ्टर दे कम बैक, या व्हेन ही वाज देयर एज प्रिजनर ऑफ वॉर? यू कांट, बिकॉज़ कोई था ही नहीं ना, देयर इज नो विटनेस ही नहीं है. जो विटनेस थे वो तो मर गए थे सारे. ओके. बिकॉज़ द ओनली पीपल हु नो व्हाट्स हैपनिंग इन द बैटल, कि क्या प्लान था, कैसे लड़ रहे, इज द ऑफिसर. जवान तो एक्चुअली ऑर्डर पे जा रहा है कि आप इधर जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ. ही इज फॉलोइंग ऑर्डर्स. व्हाट इज द लार्जर प्लान ही हैज वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ. So to actually जो actual people थे या तो मर गए थे या they were captured. Capture में my father was the only one left. So they wanted to match कि ये story है क्या, what is the reason कि इतना ज़्यादा casualty हुआ है. और debriefing कैसे करते हैं, जैसे उनके आए तो करीब 60 odd 70 odd PWs थे, तो आपको 4-5 लोग अलग अलग कमरे में 60-70 लोग बचे थे, लाइक 150 लोग थे. नो, दोज आर द पीपल, वो तो अलग बात है. लेकिन जब प्रिजनर ऑफ वॉर वापस आए थे, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, उस प्रिजनर ऑफ वॉर में जितने भी वापस आए उनको आपने 4-5 रूम में अलग अलग बांट दिया. एंड दे वेटिंग आउटसाइड. 1 person कम्स, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप आएंगे, अकेले आएंगे, चले जाएंगे आउट. आप आपस में मिलने नहीं देते हैं. सो इट हैज टू बी टोटली ऑनेस्ट. तो वहां पे जब इस वाली बैटल में इस वाली बैटल के कितने प्रिजनर ऑफ वॉर थे? इस बैटल में तो देयर वर ऑलमोस्ट 70 odd people. 70 वर प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसमें से ऑफिसर वाज ओनली वन, दैट इज योर फादर. My father was there. ओके. एंड वहां पे उनको कहाँ रखा? अलग अलग रखा? वो मैं बताऊंगा आपको. हाँ. तो मैं अभी डीब्रीफिंग की बात कर रहा हूँ. हाँ. सो अभी डीब्रीफिंग आए, सो जब कॉरपोरेशन किया उन्होंने, तब पता लगा कि एक्चुअली दिस पीपल फॉट वेल. अभी तक तो स्टोरी थी कि पता नहीं क्या इन्होंने क्या किया, कि हम सारी बैटल्स जीते हैं, एक हारे थे. कई बैटल्स छोटे मोटे हारते हैं, बट यहाँ तो ज्यादा डेथ्स हो गई ना, डेथ्स एंड इंजरीज. सो दे वर वेरी कीन टू नो कि हुआ क्या है. तो व्हेन दे एक्चुअली डिड द debriefing, that's the time that they decided that these two people have done very well. That's my father, and there was another person called Captain Gosai, who was the artillery officer. तो normally 71 war के जो awardees थे, जिनको awards मिला था, they were given on 26 January of 72. तब तक आए नहीं थे. So the only people, very few people got it 73, and that's when my father got it. Because based on the debriefing of these people, he got Veer Chakra at that time. What happens is that जब आप आते हैं तो सब जवान को बुलाते हैं, जवान के साहब हमारे सामने ये किया था, वो किया था, तो जब कोराबरेट किया, जैसे कि यार ये तो अच्छा लड़ाई किया उन्होंने. So that's how this came place. So that's why this debriefing and all took place. Oh my God.
तो ऐसे कितने सारे लोग होते होंगे, कितने हम्म। सोल्जर्स या कितने ऑफिसर्स होते होंगे हु जस्ट फाइट द वॉर एंड इफ दे डोंट सर्वाइव Yes. we don't even get to know whether don't they have did well or whatever they did. And But either ways they fought. absolutely fought. And ये भी बात सही है कि हर आदमी को आप अवार्ड नहीं दे सकते, बिकॉज द रिकग्निशन ऑफ अ पर्सन इज अवार्ड. Hmm. अब इस पर्टिकुलर केस में जब मेरे फादर वापस आए तो उन्होंने काफी लोगों का साइटेशन लिखा कि भाई इसने भी अच्छा लड़ा, इसने भी अच्छा लड़ा, इसने, बट कोई यू कांट गिव एवरीवन अवार्ड्स. और ये वन ऑफ द मोटिवेशंस फॉर दिस बुक वाज दैट एटलीस्ट जो मरे हैं उनकी फैमिली को पता होना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है. क्या है. बिकॉज दे डोंट इवन नो कि हुआ क्या. वो गए लड़ाई, मर के आ गए, Hmm. फिर क्या किया, डिड ही फाइट वेल, डिड ही डू व्हाट, डिड ही रियली स्टैंड बाय व्हाटएवर वाज टॉट टू हिम इन द विलेज और इन द गांव में जो. Hmm. So that is one of the reasons. Hmm. So that is something which I wanted to tell you generally में, that unfortunately losing battles में कोई ऐसा लिखता अब नहीं, हाँ, उसके ऊपर फिल्म नहीं बनती. नहीं बनती. हाँ. तो ये ऐसे बहुत कम केसेस हैं और वर्ल्ड ओवर, इट्स नॉट ओनली इंडिया, इट्स एवरीवेयर दैट यू हैव दिस इशू. तो 1972 2nd December Yes, he came back. He came back. Yes. You were 7 at that मैं time? तो उस time I was 65 born, so I was what 5.5, 6 years actually. Okay. 6.5 actually. 6.5. Yeah. And you met him I when he met him. came? Yes, I did. He came to which place? So Where were actually you? what happened, they came and Delhi Cant was the station, Okay. and they came by Amritsar, Wagah border. Wagah border. So that entire train from Wagah border came to Delhi Cant. Hmm. And I was very young, so I don't really have many memories of that time. Hmm. But I do remember a couple of things which I can tell you. One, of course, was that I still can visualize the crowd in the station, you know, the people there and band playing and, you know, all those festivities. और फिर मैं अपने फादर को मिला. हमें तो पता नहीं था क्या, बिकॉज मैं आई वाज टोटली टू यंग टू अंडरस्टैंड हो क्या what रहा has है. happened. तो फिर वहाँ गया तो मेरे फादर की काफ़ी इंजरीज थी, तो उनके राइट हैंड पे वाज टोटली यू नो बैंडेज एंड इट वाज अनवर्केबल. तो अब वो फोटोग्राफर्स हैं तो वो बोल रहे हैं कि सर उठाओ, थोड़ा खुशी ने, यू नो, शो हैप्पीनेस कि मैं मेरा आई एम कम बैक टू इंडिया, मेरे बच्चे आ गए हैं, तो उठाओ. तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक हाथ से उठाया. तो कुछ फोटोग्राफर रह गए, उन्होंने कहा सर एक और बार लगाओ. तो ये बड़ी मुश्किल से उठाया. सो दैट मेमोरी इज वन थिंग विच इज वेरी क्लियर इन माई माइंड. और आई थिंक अगर आप न्यूज़पेपर देखें उस टाइम के 2nd 3rd December 72, तो हेडलाइन में शायद मेरी फोटो मिलेगी भी आपको उसमें. बच्चे फादर उठा रहे हैं उसको. 2nd December 1972 is my parents' wedding Oh, day. Okay. That's how you can connect to that. Connect with that. And the second thing which I remember very, which I've also mentioned इस किताब में, कि मेरे फादर के साथ एक कैप्टन दलाल थे, लेफ्टिनेंट दलाल थे, यंग ऑफिसर. Young officer. एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन फ्रंट ऑफ माई फादर. मतलब उनकी, बिकॉज ही सेम कंपनी, Okay. उनकी कंपनी में, एक कंपनी में करीब 120 लोग होते हैं, Hmm. उसमें 1 या 2 ऑफिसर होते हैं. तो उनमें मेरे फादर थे और ये दलाल थे. तो दलाल एक्चुअली डाइड इन फ्रंट ऑफ हिम. तो हिज बॉडी वॉज नॉट रिकवर्ड Okay. बिकॉज व्हेन माय फादर, दे वर इन द मिडल ऑफ अ बैटल. तो उस टाइम तो देयर नो टाइम कि क्या करें आप उस टाइम. तो बॉडी को आपने साइड में रखा Hmm. कि बाद में आके इनकी, यू नो, व्हाटएवर I'll take care of. करेंगे. Hmm. बट देन दे बिकेम PWs. या तो PW बन गए या दे डाइड देयर. तो आधे लोग तो वहाँ मर गए, आधे जो PW बन गए. तो वो बॉडी शायद कभी मिली नहीं. Hmm. तो इवन टिल टुडे ही इज शोन एक्चुअली एज मिसिंग, प्रिज्यूम्ड डेड. बट माय फादर नोस, उनके सामने ही मरे हैं. सामने ही मरे. तो उस स्टेशन पे उनके फादर आए. वो फादर, यू नो, दलाल था फ्रॉम हरियाणा, सो कोई I know, छोटा मोटा हरियाणा गांव से. से. एंड आई रिमेंबर दिस, आज तक मुझे याद है. वो अपने गांव की जो भाषा, वो होती है ना, जो ड्रेस होती है आपकी, हाँ वो जी. पजामा कुर्ता हाँ जी, टाइप. हाँ जी. एंड ओल्डिश मैन, वो आके मेरे फादर को पकड़ लिया कि आप साथ में थे. आप साथ बताओ मेरा बेटा कहाँ है. तो ही सेड आई एम सॉरी. वो तो गुजर गया कि नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज उनके गांव में कोई पंडित था, कोई था, उसने बोला कि वो अभी भी जिंदा है वहाँ पे. यू नो दैट फीलिंग, यू नो, यू हैव दिस लिटिल फेथ्स I know. इन लोकल विलेजेस में, कुछ ना कुछ टेम्पल या कोई वैसा होगा बंदा. एंड ही रिफ्यूज टू बिलीव. वो काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट एटलीस्ट फॉर, आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, 1-2 साल यूज्ड टू कि 6 महीने में आ जाता है वापस कि बताओ कहाँ पर है, जिंदा है वो. सो दैट इज समथिंग व्हिच रियली, यू नो, अफेक्टेड मी इस टाइम, Yeah. बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली बैडली अफेक्टेड. बेटा फौज में गया एंड पता नहीं है कहाँ पर, एंड यू आर मिसिंग. Is it that's when you took a decision to join the army? No, not really. Not really. It was not that was not really the reason. Hmm.
एंड जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि यू नो आई एम फोर्थ जनरेशन, माय सन इज फिफ्थ जनरेशन, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिटवीन मी एंड माय सन वी डिडंट हैव एनी इंक्लिनेशन टू जॉइन द आर्मी एक्चुअली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. इट जस्ट हैपेंड दैट वे. आपके यू नो इन योर सराउंडिंग्स आर्मी इज देयर, ये सब कुछ है, बट पेरेंट्स ने कभी ऐसा कोई फोर्स नहीं किया. और हमारे ज़माने में इट वॉज ओनली आर्मी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये तीन चीज़ होती थी. बट आई वॉज हेविली इनटू स्पोर्ट्स. ओके. सो एंड आई डिड माय स्कूलिंग इन साउथ. देयर इज अ लॉरेंस स्कूल, लवडेल है वहाँ पे. तो वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी था, एंड आई वॉज एट द वर्ज ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन यू नो स्टेट लेवल टीम्स एंड ऑल दैट फॉर क्रिकेट. हमारे टाइम में क्रिकेट ही था सब कुछ. तो दैट टाइम माई होल, इनफैक्ट जब मैं एनडीए एग्जाम में गया तो मैंने बोला, उन्होंने बोला आपका क्या है, मैंने कहा मैं इंडियन टीम में खेला जाता. तो ही सेड व्हाई यू कमिंग टू द आर्मी देन, यू नो यू आर इनोसेंट. सो आई सेड कि मे बी आर्मी की टीम में खेलते खेलते आई विल जॉइन इंडियन टीम. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट देयर. पर जब एनडीए एग्जाम पास हो गया, एसएसबी पास हो गया, फिर वो टेम्पटेशन होता है कि भाई अभी पढ़ाई बंद है, अभी आपको नौकरी मिल गई है. यू नो एट 17 years old, someone tells you कि आपकी नौकरी confirmed है. तो you will be very tempted. आपको लगता है, you know, आर्मी में लगता है कि पढ़ाई नहीं होगी, बट आर्मी में पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि लास्ट टाइम एज अ जनरल आई वाज स्टडीइंग. सो एवरी ईयर यू हैव टू. इट इज, जो भी सुन रहा है कभी सोचे कि आर्मी इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि पढ़ाई बंद है. इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशन. बहुत ज़्यादा पढ़ाई है टिल द एंड. एवरी ईयर यू हैव टू सिट फॉर you do something, or you keep upgrading your knowledge. कोई ना कोई कोर्स करते हैं. You're constantly improving yourself, and it is very competitive. So ये नहीं है कि आप ज्वाइन कर लिया तो आप पढ़ाई बंद है. So ये सारे, हम काफ़ी लोग जैसे आपके फ्रेंड भी हैं, हम सब एनडी में साथ थे, तो उनको सबको ये लगा कि पढ़ाई नहीं है अभी. पढ़ाई बंद नहीं हुई इसके बाद. ऐसा नहीं होता. So that was that. And in the case, जैसे मेरा सन ऑल्सो, मैंने जैसे फादर ने मेरे को फोर्स नहीं किया, उसको भी मैंने फोर्स नहीं किया, आपको जो करना है करो. एंड ही वॉज डीपली इनटू कंप्यूटर्स, ये वो टेकी टाइप ऑफ जॉब. बट सडनली चेंज हो गया और ज्वाइन कर दिया उसने. सो देयर इज एट द बैक ऑफ योर माइंड कि आर्मी इज देयर, बट देयर वाज नो सच कॉलिंग कि आर्मी ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं था. सो आपके फादर ने जब आपको स्टोरी बताई 19 जब व्हेन ही वाज टेकन देयर, आई थिंक ही वाज इन लियालपुर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ ट्रीटमेंट कैसा था पाकिस्तान में? एक्चुअली इनके केस में पहले तो if I start from the time that he was captured, तो उस टाइम जो लास्ट पार्ट था बैटल का, I will tell you that part. तो लास्ट पार्ट में क्या था, जब they had reached a particular place, एक जगह पहुंच गए थे. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर चले गए थे ये लोग, अंदर चलते चले गए. अटैक तो ये पाकिस्तान का अंदर ही था. ये जो माउंटेन फीचर था, ये था पाकिस्तान के अंदर, और इस फीचर का नाम है दारूचिया. और ये इम्पोर्टेंट, कुछ एक ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने अगर कैप्चर कर लिया तो जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, कम्युनिकेशन, उसको आप डोमिनेट कर सकते हो. अच्छा. तो कोशिश ये रहती है कि, और आप जानेंगे कि 71 में इस साइड, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा एम नहीं था कुछ ज़्यादा लड़ाई करने का. इट वॉज मोर बांग्लादेश साइड में ज़्यादा. मगर उसकी आड़ में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया. ये था कि भी आप इस लड़ाई के दौरान जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनको कैप्चर कर लो. उससे क्या है कि बाद में दोनों ये कर, तो दे केप्ट ट्राइंग, यू नो, थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्शंस टू ट्राई एंड कैप्चर. एंड देन एक बार आपने एक्शन स्टार्ट कर दिया, वो छोटा एक्शन कैन बिकम बड़ा एक्शन. बट एम ये था कि जो आपकी डिफेंसिव पोस्चर है, या आपको लगता है जो आपके लिए ज्यादा अच्छी जगह है, उसको आप कैप्चर कर लो. तो ऐसे में एक चीज, ये दरूचिया थी. दरूचिया इज एक्चुअली बिटवीन, अगर आप रजौरी से पुंछ जाते हैं रोड के, तो उसके वेस्ट में करीब 10-15 किलोमीटर पे दैट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल. उसको क्रॉस करके, उसके क्रॉस करते ही ये फीचर था, दरूचिया फीचर था. तो उसको कैप्चर करने से एक इम्पोर्टेंट रोड थी पाकिस्तान की, जो आप डोमिनेट कर सकते थे. और वहाँ पे 1-2 ब्रिजेस थे जो आप डोमिनेट कर सकते. तो इट वाज डिसाइडेड कि इसको कैप्चर करना है. तो आई वुड से दैट द प्लान वाज थोड़ा सा प्लान अनकन्वेंशनल था उस टाइम के लिए, और थोड़ा डेंजरस प्लान था. क्योंकि नॉर्मली जब आप अटैक करते हो तो आप एक तरफ से या ज़्यादा से ज़्यादा 2 उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास उस टाइम इतनी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी जैसी आज हैं, जिसमें यू कैन, टुडे द बैटलफील्ड में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर है. उस टाइम तो था नहीं. तो वो जो अटैक था, वो उस माउंटेन पे एक टाइम पे चारों तरफ से कर रहे थे अटैक. अच्छा. विच
इंडिया इंडिया चारों तरफ से जो सीओ ने प्लान बनाया कि चारों तरफ से चले जाओ। हाँ, अभी उसमें बहुत खतरा है। एक तो क्या है कि आपकी बटालियन में 4 ही कंपनी होती है, आप वो डिवाइड कर देते हो, चारों को डिवाइड कर देते तो आपके पास रिजर्व नहीं बचती। और अगर आपके पास रिजर्व नहीं बचती है तो अगर कोई अटक गया तो उसको आप कैसे सपोर्ट करोगे? बैकअप नहीं है आपके पास। देयर इज नो बैकअप। तो इसलिए एक और कंपनी किसी और 611 GR थी, वो कंपनी इनको दी गई थी। वो कंपनी सीओ साहब के पास थी। सीओ एंड द अटैक जब आप करते हो चारों तरफ से, रात को कर रहे हो, घने जंगल में कर रहे हो, अभी आपको क्या पता लगे कि आपके सामने, क्योंकि आप यू आर कमिंग सेम डायरेक्शंस, इधर से एक आ रहा है, इधर से एक जा रहा है, सो यू कैन बी फायरिंग इनटू ईच अदर। आप एक दूसरे के अंदर भी फायर कर सकते और हाउ डू आइडेंटिफाई फ्रेंड है कि फो है, क्योंकि आपके पास था नहीं उस टाइम ऐसे इक्विपमेंट थे। आजकल तो है, काफी चीजें हैं, उस टाइम कुछ था नहीं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि आप एक दूसरे के अंदर आप फायर कर सकते हो, यू कुड हैव फैक्ट्री साइड। सेकेंड इशू ये है कि व्हेनेवर यू गोइंग फॉर अटैक यू नीड टू हैव सम फायर सपोर्ट। तो नॉर्मली क्या करते हैं, आर्टिलरी सपोर्ट देती है, आर्टिलरी पीछे से फायर करती है। अभी आप माउंटेन पे चारों तरफ से करते, आर्टी फायर करेगी तो कहीं ना किसी को आपके खुद के ट्रूप से मारेगी, ऊपर भी गिर सकता है। तो ये सेकंड कॉल। एंड द थर्ड थिंग इज, जब भी आप अटैक करते हैं तो आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो डिसीजन मेकर है, ही हैज टू बी इन द स्पॉट। ओके। वो इस प्लान में पता नहीं उन्होंने क्यों सोचा, वो अपने आप को दूर रखा जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था, जो इंडियन साइड के बॉर्डर में था। ही वाज दैट साइड। हाँ, तो अभी माउंटेन्स में एक बार आप आउट ऑफ साइड चले गए तो आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है उधर। तो आप कैसे मॉडिफाई करेंगे प्लान्स को? कुछ नहीं कर सकते आप। मॉडिफाई कैसे करेंगे उस प्लान? आप नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। और सेकंड बात, जो आपके और फीचर के बीच, आप अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं अगर इंडियन साइड पे हूँ, इंडियन साइड पे पॉइंट था 471 ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट, और आप अगर दारूचिया है तो मुझे नीचे उतरना है और फिर ऊपर चढ़ना है, ठीक है, ऐसा है। और बीच में आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, उस टाइम दे यूज्ड टू कॉल इट CFL, सीज फायर लाइन कहते थे उस टाइम। तो आपको ऐसे नीचे जाना है, ऊपर जाना है। और जो इन ऑल आर्मी पोजिशंस देयर इज वन प्लेस जो आप सब जानते हैं कि ये मोस्ट लाइकली है, ये डायरेक्शन मोस्ट लाइकली है, बिकॉज अभी मैं यहाँ पर हूँ और आप वहां पर हैं, तो आपका जो ये वाला सामने वाला इलाका इज द मोस्ट लाइकली प्लेस कि मैं अटैक करूंगा। तो ये सबसे स्ट्रांगली गार्डेड होता है। आपके लेफ्ट राइट नेक्स्ट होगा, और आपके पीछे इज लीस्ट, बिकॉज पीछे से कौन अटैक करेगा, तो वो सबसे लीस्ट होता है। तो उसमें नॉर्मली क्या करते हैं, इतने आपके पास आदमी नहीं होते, तो पीछे वाली को आप थोड़ा 10-15 आदमी छोड़ देते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ पीपल आर इन द फ्रंट एंड साइड, सामने से और साइड से आपके साथ जाते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो सीओ था, ही इज केप्ट एट दिस प्लेस, इंडियन साइड के बॉर्डर में, ऑन माई फीचर फोर्स, व्हिच आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। और जो रिजर्व कंपनी थी वो भी अपने पास ही रखी। अभी अगर ये चारों डायरेक्शन से जा रहे हैं और एक डायरेक्शन में रुक गया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज आपको इधर से उधर सपोर्ट कैसे करोगे? मूवमेंट्स मीन्स 3-4 घंटे, एंड इन द नाइट इन थिक जंगल्स, इम्पॉसिबल। उस टाइम पे, टुडे इज अ डिफरेंट मेथड, उस टाइम पे वेरी अनकन्वेंशनल प्लान। अभी अनकन्वेंशनल प्लान चलते हैं आज भी, आप कई जगह हैं जहाँ प्लान्स सक्सेस हो गए हैं, बहुत अच्छा सक्सेस, दे गेट परमवीर चक्र एंड। पर अगर आपका प्लान फेल हो गया तो दैट फेलियर इज नॉट समथिंग विच इज पार्डनेबल, बिकॉज उसमें आदमी मर रहे हैं। इस केस में कितने 140 के आसपास आपके लॉसेस हुए। सो यू कांट टेक अ चांस। तो जब वो गए, जब नीचे गए, क्रॉस किया, फिर तो अभी ये जो प्लान था, विच वाज एक्चुअली द जो जनरल ऑफिसर थे, उन्होंने बोला नहीं करो आप इसको, प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, ये गलत प्लान है। मगर ईगो थी, उन्हें बोला नहीं करूंगा मैं इसको, मैं दिखाऊंगा इनको गलत। अगर सक्सेस हो जाता तो इट वुड बी अ ह्यूज थिंग, पर अगर फेलियर हो गया था, व्हाट हैपेंड। सो अभी ये जब नीचे गए, द फर्स्ट पर्सन वेंट डाउन लाइक दिस एंड स्टार्टेड कमिंग अप, ऊपर आपकी तरफ आने लगे। अनफॉर्चुनेटली वो माइन में, उनके जो आपकी डिफेंसेस होती है उसके नजदीक आप माइन लगा देते हैं, सो दैट यू नॉट सरप्राइज्ड। तो दैट जो कमांडिंग ऑफिसर, द कंपनी कमांडर मेजर चहल थे, वो अनफॉर्चुनेटली माइन में आ गए और he got really badly wounded or he actually bled to death. And so the first step itself went wrong. Bad luck. Okay. He could have, हो सकता है माइन नहीं आती, चले आते उधर, लेफ्ट राइट चले जाते। अब जो राइट में गए थे, अब जैसे ये गए, सामने वाले गए, तो जब माइनफील्ड ब्लास्ट हुई तो पाकिस्तानी केम टू नो कि अब अटैक हो रहा है हमारे पास। तो जब आपको लगता है, डाउट होता है अटैक आ रहा है, तो आप रैंडमली आप फायर करने लगते हो। अब उस रैंडम फायर में जो राइट से जा रहे थे,
दैट कंपनी कमांडर ऑल्सो डाइड, हाँ मेरे डोगरा, उनको बचाने के लिए गए तो उधर, एंड नाउ द आर्टिलरी फायर ओपनड अप. सो द फर्स्ट ऑफिसर, द फर्स्ट कंपनी विच इज गोइंग, वो तो आपका कंपनी कमांडर गया, जेसीओ भी गए, पूरा लॉस ऑफ कमांड एंड कंट्रोल. सिमिलरली ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑल्सो दे रीच्ड राइट क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव अगेन इन अ बैड लक. वो भी एक शॉट में दैट ऑफिसर ऑल्सो राइट. सो ऑल द ऑफिसर्स विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट हैड गॉट लॉस्ट. और आपके फादर, मेरे फादर का टास्क था पीछे जाना. अच्छा, दैट इज द वन बिहाइंड, पीछे से जाना. दैट इज नॉर्मली द टफेस्ट वन, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले निकलना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू गो राइट फ्रॉम फार अवे एंड कम बिहाइंड. एंड वो हम आर्मी में बोलते हैं अटैक बाय इनफिल्ट्रेशन. सो अटैक बाय इनफिल्ट्रेशन कहते हैं हम अपने टर्मिनोलॉजी में. उसमें होता क्या है कि आपको राउंड अबाउट रूट से पीछे से आना है. पीछे से आना है. अभी जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, मैंने बताया एक कंपनी में 120 कंपनी, तो यूनिक बात ये थी कि मेरे फादर की कंपनी वाज मुस्लिम्स. अच्छा, वो मुस्लिम कंपनी थी. केम खानीज मुस्लिम राजस्थान में होते हैं, राजस्थान, एंड हिंदुस्तान मुस्लिम, दे वर फ्रॉम यूपी आल्सो एंड लार्जली फ्रॉम राजस्थान. तो मुस्लिम्स थे सारे. और ये जब जाते हैं, जब पीछे से जाते हैं, तो मीन्स आपको अगर एज द क्रो फ्लाइज, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो आपको करीब 10-15 किलोमीटर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा घूम के आओगे. और सेकंड थिंग ये है कि आपको बहुत साइलेंटली जाना है, क्योंकि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि कोई आ रहा है पीछे से. तो ये और जब आप जाते हैं बैटल में, तो जो आपके बॉडी पे इतना ही है, यू कांट कैरी, कोई आपके पास म्यूल्स वगैरह तो होते नहीं है, तो आपके बड़े हैवी लोड्स होते हैं. उस हैवी लोड में आपको रात को वॉक करना है, एंड आपको इतने लंबे रास्ते जाना है, चुपचाप जाना है, नेविगेशन सही करना है, एंड यू गोइंग थ्रू द एनिमी लाइंस. इट्स नॉट कि आप वहाँ एनिमी नहीं है, आप एनिमी के लाइंस के बीचों बीच जाके, कहीं पे भी कोई हो सकता है. सो नॉर्मली द टफेस्ट टास्क जो कंपनी का होता है अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क, और बहुत फिजिकली फिट होना चाहिए उसके लिए. तो एनीवे, तो ये इनका टास्क था पीछे जाना है. तो ये जब तक वहाँ इनिशियल एम ये था कि जब तक वो जाके पीछे जाके वहाँ ऑक्यूपाई करेंगे, और आर्मी पार्लेंस में इसको रोड ब्लॉक बोलते हैं. रोड ब्लॉक मतलब आप वहाँ एक एम्बुश लगा लेते हैं, तो अभी तीनों तरफ से, सामने से, साइड से अटैक हो रहा है. अगर सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली एनिमी का जो रीइंफोर्समेंट पीछे से आएंगे, आप वो, और ये पीछे वाला रोक लो. सो इट्स नॉट रियली रोड, इट इज जस्ट ब्लॉकिंग एनीवन जो रीइंफोर्समेंट आ रहा है, क्योंकि रोड्स तो वहाँ पे है नहीं, ज्यादा रोड्स नहीं थे. तो उनका ये इनिशियल टास्क था. तो जब वो वहाँ पहुंचे, तो ये सारे विद इन द फर्स्ट 4-5 घंटे में ये प्लान स्टार्ट हुआ था. करीब 6:30-7, करीब 12 बजे 1 बजे तक तो सारे रात के 1 बजे तक क्योस हो गया था, पूरा क्योस, बिकॉज ये ऑफिसर चलिए, बिकॉज वंस द डायरेक्शन इज लॉस्ट, अगर आपके ऑफिसर्स के पास, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ऑफिसर के पास है, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे पास मेरे रेडियो ऑपरेटर होगा, अगर मैं ही चला गया, उड़ गया और रेडियो ऑपरेटर चला गया, तो देन नो वन नोस होना क्या है. सो देयर इज जनरली लॉट्स ऑफ कमांड एंड कंट्रोल एंड क्योस. एंड इस टाइम पे दैट इज व्हाई दे से सीओ शुड बी देयर. अगर सीओ साथ है तो ही नोस कि हो क्या रहा है, ही कैन गिव इमीडिएट ऑर्डर्स, यू नो, चेंज थिंग्स. वो थे नहीं उस टाइम पे. तो अब ये जब पीछे जाके पहुंच गए, एंड व्हेन दे रीच देयर, जब वहाँ पहुंचे, तो सीओ ने बोला कि तुम, माय फादर्स हमीर, कि हमीर आप कहाँ पर हो, बिकॉज अंटिल दैट टाइम यू आर नॉट सपोज टू टॉक. आपको रेडियो सेट पे बात नहीं करनी है, क्योंकि आप बात करोगे तो पाकिस्तानी सुन लेगा, चल जाएगा. तो ये सेट कि सर मैं तो पहुंच गया हूँ पीछे, जो उनकी लोकेशन थी वो पीछे से पहाड़ी के मिडवे पे पहुंच गए थे वो. तो सीओ couldn't believe it, उनको तो लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, बाकी तो सब उड़ गए, ये झूठ बोल रहा होगा, पक्का गलत जगह पहुंचा होगा. बट he didn't trust it because things were, I don't blame him. It was very surprising anyways. For him bad because सब कुछ was going, you know, wrong. तो he said नहीं तुम बताओ. He said मैं पहुंच गया हूँ, मैं I am sure I have reached my place. तो उन्हें बोल नहीं, तुम मुझे वेरी लाइट फायर करके दिखाओ. Now imagine अभी तक पाकिस्तानी को पता भी नहीं है पीछे कोई आया हुआ है. उनको फिर वो सिग्नल फायर किया कि हाँ देख लिया, यू आर राइट. ही इज सो हैप्पी कि आप पहुंच गए हो, यू नो, समवन इज एटलीस्ट रीच समवेयर. इसे अब आप पीछे से अटैक करो, क्योंकि बाकी तो हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो आप पीछे से अटैक करो. तो जब वो ऊपर आ रहे थे, उसमें दे हैड लॉट ऑफ काउंटर अटैक्स आपस में. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स बिकॉज बहुत लंबी स्टोरी, बट काफी उनको. पाकिस्तान के कितने लोग थे उस समय? उसमें देखो, इनिशियली द प्लेस जहां मैंने बताया ना आपको, पीछे की तरफ जो डिफेंसेस होते हैं, इट इज कॉल्ड अ कॉन्टिजेंसी पोजीशन, मतलब छोटी सी लोकेशन होती है. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 प्लाटून. प्लाटून इज 30 पीपल. तो जो पीछे की जो उन्होंने ट्रेंचेस बनाई थी, वो 30 लोगों की बनाई थी, और यहाँ आ रही है पूरी कंपनी, 120 लोग. अब फायरिंग हो रही है, जबरदस्त फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी फायर हो रही है. तो अब वेयर डू यू गो,
बिकॉज दैट बाय द टाइम दे रीच दैट प्लेस, क्योंकि वो पाकिस्तान डर गए थे तो दे लेफ्ट इट एंड गॉन, तो खाली हो गया था। तो 30 लोगों की जगह है, उसमें 120 कैसे घुसेंगे? नहीं घुस सकते। सो लेफ्ट राइट ओपन एरियाज में तो दे ऑल टुक व्हाटएवर प्लेसेस, जहाँ भी जगह मिली उन्हें पत्थरों के पीछे ये पोजिशन ले ली। फिर रात को एक काउंटर अटैक आया, उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज हुई, बिकॉज आर्टिलरी शेलिंग वाज द मेन थिंग। उसमें बहुत कैजुअलिटी, इसमें आई वाज मेंशनिंग टू कैप्टन दलाल, लेफ्टिनेंट दलाल, वो भी उनके सामने ही गुजरे, काफ़ी इंजरीज हो गई। एंड बाय टाइम जब सुबह हुआ, मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा इंजरीज थी चेस्ट में और यहाँ पे आ गई थी, तो उन्होंने पट्टी बांध के इसको यहाँ रख लिया था। ऑल दैट वाज फर्स्ट एड जो भी कर सकते थे। नाउ ही कुडंट इवन कैरी अ वेपन, बिकॉज वेपन तो आपको राइट हैंड से फायर करते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि अभी क्योंकि द थिंग्स आर गोइंग वेरी बैड, तो व्हेन सिचुएशन गेट्स वेरी बैड देन द सीओ को बोलते हैं कि भाई आप रहने दो, और सीओ के ऊपर जो ब्रिगेड कमांडर है ही कंट्रोल्स द बैटल। सो जब मॉर्निंग हुआ तो ब्रिगेड कमांडर केम ऑन द एयर एंड सेड कि हमीर क्या सिचुएशन है। तो मेरे फादर को पता लग गया कि भाई सीओ हैज बीन रिमूव्ड। एंड तो इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास उस टाइम बाय टाइम सुबह हुआ उनके पास करीब 40-50 लोग बचे थे 120 में से, आप द चैप्स हैड गॉट पे। तो ही सेड कि अभी आप ऐसा करो, ये जो फीचर है ना इस पे आप अटैक करो। और ही सेड मैं अटैक तो कर दूंगा, पर मेरा फायर सपोर्ट कौन देगा? तो फायर सपोर्ट तो कोई था नहीं, बिकॉज नॉर्मली जब आप लास्ट 50-100 गज करते हैं तो देयर हैज टू बी समवन सपोर्टिंग यू, पर कोई था नहीं। तो द ब्रिगेड कमांडर सेड कि हम प्लेन का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग प्लेन्स। सो प्लेन्स आएंगी, आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम 11 बजे 11:15 बजे दिन में वो आएंगी, वो फीचर पे अटैक करेंगी, और उसके बाद आप उनके अटैक करते ही आप आगे बढ़ के टेक ओवर कर ले। नाउ एवरीवन नोज, आई मीन टेक्निकली आई कैन टेल यू, आपको सुनने में लगेगा अच्छी बात है, बट प्लेन्स आर वेरी इनएक्यूरेट इन दोज डेज। आज नहीं, आज तो एक्यूरेट, आज तो आपका, बट नॉर्मल बॉम्ब्स, आपका लेजर गाइडेड बॉम्ब्स आर फार एंड फ्यू इन बिटवीन, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो नॉर्मल जो बॉम्ब्स होते हैं, आपको प्लेन को इतनी हाई स्पीड पे जा रहा है प्लेन, तो पहुंचना तो इम्पॉसिबल है, सो इनएफेक्टिव। सो एक्चुअली इट वाज अ बेकार प्लान, बिकॉज यू कैन अटैक इन दैट, एंड डे टाइम में कर रहे हो आप, डे टाइम में सुबह 11 बजे, एंड द लास्ट पार्ट 100 yards सो वाज ओपन टेरेन, नो पेड वेट, बिल्कुल ऊपर था, पहाड़ी का ऊपर सब दिख रहा था, सो क्लियर दिख रहा था। तो फिर फादर, सारे मुस्लिम थे वहाँ पे, मेरे फादर ने बताया कि भाई ये प्लान है। तो उस टाइम तक देवर ओनली हिमसेल्फ, एक कैप्टन गोसाई थे, आर्टिलरी ऑफिसर। आर्टिलरी ऑफिसर का रोल क्या होता है कि वो जहाँ पर भी है आर्टिलरी फायर वहाँ पे गाइड कर सकता है। सो देयर इज ऑलवेज एन आर्टिलरी ऑफिसर अटैकिंग ट्रूप्स के साथ, क्योंकि वो उसके पास वो डिवाइसेस होते हैं या वो एक्सपीरियंस होता है जिसपे वो आर्टी फायर वहाँ पे ला सकता है। तो ही वाज देयर, एंड जो सीनियर मोस्ट जवान होता है इन दी मेन इज द सीनियर जेसीओ। सो ही वाज अ पर्सन कॉल्ड ताज मोहम्मद। सो ये 3 लोग वहाँ पे थे, कुछ 31 आदमी थे। तो फादर ने बोला कि भी ऐसा करते हैं कि वी विल मेक इट इनटू 2 टीम्स, बिकॉज फायर सपोर्ट तो है नहीं, तो एक टीम पीछे रह के अपनी मशीन गन राइफल से सपोर्ट करेगी, दूसरी वाली अटैक करेगी, जब ऊपर पहुंचेगी तो फिर दूसरी वाली आ जाएगी। और इस टाइम पे जब ये स्टार्ट करने वाले थे तो देयर वर मेनी लोकल काउंटर अटैक होता है कि उसी के इलाके के आसपास जो है वो आते हैं काउंटर अटैक करने थे, विच इज नॉर्मली फ्रॉम दैट, जो दुश्मन जो एनिमी का जो उस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके लोकल जो आसपास लोग हैं वो आ जाते हैं। पर उस टाइम जब उन्होंने पीछे देखा तो पीछे से was coming a huge number of people, 120, 130, मतलब कंपनी आ रही थी एनिमी की। So enemy on the mountain, so you can see clearly कि नीचे से एनिमी आ रहे हैं। That was the coming from the other areas. So local is from within the local area, and because by the time the morning had come, सबको पता था कि अब ये तो बहुत अटैक हो रहा है, तो पीछे से reinforcement आ रहे थे। Reinforcement आ गए। अब इनके पास तो जैसे अब तो हम चारों तरफ से घिर के, ऊपर तो दुश्मन है, पीछे से दुश्मन आ रहा है, साइड में जो काउंटर अटैक्स आए थे वो ट्रूप्स वहीं पे थे, तो चारों तरफ से वो घिरे हुए थे, सेंटर में ये थे, एंड 15-20 लोग अटैक करेंगे, 15-20 पीछे रहेंगे। तो ही सेड टोल्ड ताज मोहम्मद एंड कैप्टन गोसाई कि आप पीछे रहो, मैं अभी अटैक आगे जाता हूँ। हाँ। तो अभी जब अटैक करने जा रहे हैं तो ताज मोहम्मद ने सब कुछ सुन लिया। बाद में ताज मोहम्मद वाज अ वेरी गुड चैप, बहुत अच्छी लड़ाई की थी उन्होंने, और फादर के काफी फ्रेंड दोस्त थे, मतलब जवान, दे वर क्लोज। सो ही टोल्ड माय फादर कि आप क्या कह रहे हो, आप कैसे लड़ोगे, आपके पास तो गन ही नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में तो ही सेड कि यार सीओ ने बोला है लास्ट मैन लास्ट राउंड, अब तो जाना ही है।
आई कांट टेल पीपल टू अटैक और मैं पीछे रह जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं भी जाऊंगा। तो एनीवे दे वेंट। तो ये लोग आगे जाने लगे और जैसे आगे गए तो हैवी आर्टिलरी फायरिंग एंड बाय टाइम दे रीच दैट लास्ट 100-200 गज पहुंचे, सारे तितर बितर हो गए बिकॉज द शेलिंग वाज यू नो व्हेनेवर द शेलिंग टेक्स प्लेस यू गो अंडर ट्री हियर वो। तो माय फादर रीच द टॉप, ऑलमोस्ट टॉप पहुंच गए। तो अब उनका जो ऑपरेटर था, जो रेडियो ऑपरेटर था, वो उनका मुस्लिम नेम वो उनको नजर नहीं आया, ही कुडंट सी हिम एंड हाउ डू आई पास अ ऑर्डर। तो वो उनको ढूंढने लगे, तो उसका नाम बोलने लगे, इट्स अ मुस्लिम नेम। और वहां पे भी थे वो। तो जब वो मुस्लिम नाम बने तो उनके सामने एक पाकिस्तानी ट्रेंच थी करीब 10 यार्ड 15 यार्ड पे, तो उसको लगा कि ये मुस्लिम कोई हेल्प मांग रहा है। तो सुन लो मैं यहाँ हूँ। ही सेड कि ही थॉट कि ये तो पाकिस्तानी चाप आस्किंग फॉर हेल्प। तो वो उठ के आया बाहर और देखा मेरे फादर वहां खड़े थे सामने। फॉर अ मोमेंट ही गॉट कंफ्यूज्ड, देन ही रियलाइज कि यूनिफॉर्म अलग है। तो उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। मतलब आप मान लीजिए 10-15 गज पे ही स्टार्ट फायरिंग विद हिज गन। लकीली फॉर हिम उस यू नो इन दैट एट दैट मोमेंट पहला राउंड तो उनका मिस, पहला बर्स्ट, उसके पास 10 गन थी तो बर्स्ट तो मिस हो गया और सेकंड में गन अटक गई पाकिस्तानी वाले की। एंड उसके बाद उनका एक जो जेसीओ था पाकिस्तानी, ही केम आउट एंड ही पुश्ड हिम असाइड किया। तो क्या कर रहा है, तो ऑलरेडी इसके तो बंदूक ही नहीं हाथ में, यू नो ये लगी हुई है। सो दैट लिटिल बिट ऑफ लक कि उस बंदे ने बोला कि मत मारो उसको, ही इज ऑलरेडी इंजर्ड। तो देन दे जंप्ड टू माय फादर, कॉट हिम, पकड़ लिया उनको और पकड़ के उनको ले गया अलग साइड में। और जो पीछे वाले थे अनफॉर्चुनेटली दे ऑल डाइड, ताज मोहम्मद, बिकॉज द पीपल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो पीछे वाली जो पार्टी 15 पीछे दे वो ऑल नोबडी सर्वाइव्ड। सो जो ये जो आगे गए थे 15 से, उनमें से कुछ लोग बचे थे जो बच गए थे। एंड it happened because of that calling Muslim name and this and that, you know, that they were very close to it, that it was within the hearing distance of that. Wow. फिर उसके बाद उनको ले गए क्योंकि काफ़ी wounded थे। तो उनका एक they call it RAP is basically a first aid post. Okay. तो पाकिस्तानी first aid post में ले गए उनको। और वहाँ जब घुसे उसके अंदर तो वहाँ पे पाकिस्तानी इंजर्ड पीपल देर सारे। तो वो सब गालियां देने लगे कि आप इसको क्यों लाए हो, इंडियन मारो उसको, क्यों मारो, यू नो ऑब्वियसली पूरी रात आप लड़ाई कर रहे हो, पूरी रात लड़ाई कर इंडियन के साथ, आप इंडियन को लेके आ गए अंदर। तो लकीली जो कमांडिंग ऑफिसर नहीं उस टाइम तो वहाँ पे तो वो नर्सिंग असिस्टेंट था, उसको उन्होंने साइड में करके ताला बंद कर दिया। ही लॉक द डोर फ्रॉम आउटसाइड और बोला साहब आप यही रहो, चुपचाप रहो, आप तो यहाँ बहुत डेंजर है। और ही वॉज वेरी टायर्ड, थके हुए थे, तो इंजरीज भी, वो सारे इंजेक्शन वगैरह लगे, तो ही वेंट टू स्लीप। एंड करीब 1 घंटे बाद जो नीचे से आ रहे थे अटैक करके, वो जो मैं बताया था ना आपको भी 120, तो वो वहाँ पहुंच गया, कंपनी कमांडर पहुंच गया। तो ही एंटर्ड देन, ही सेड कि आई यू आप वॉक कर लेंगे? इसे हाँ मैं वॉक कर लूंगा। फिर फादर को उठा के, क्योंकि पैर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाथ में ही थी, तो उन्होंने बोला कि आप चलिए मेरे साथ। जहाँ से वो ऊपर आए थे वहीं से उनको नीचे ले गए। हाँ, तो व्हेन ही इज गोइंग डाउन, वो बात कर रहे हैं फादर से कि आप नाम क्या है? तो इसे माय नेम इज हमीर सिंह। तो उनको लगता था कि सिंह मतलब सरदार। तो आप सरदार है? इसे नहीं, मैं सरदार नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो वो बोलता है कि साहब मैं भी राजपूत हूँ, बिकॉज पाकिस्तान से मतलब भाटी मुस्लिम। Okay. तो भाटीज राणा सांगा के टाइम एंड ऑल दे हैड गॉन टू अफगानिस्तान, someone stayed there, so he was like they have Jat Muslims, Jat Muslims, you have Punjabi Muslims, yes. They were also Rajput Muslims, so he was a Jat, so he talked to them and नीचे जाके उन्होंने फिर वहाँ पे उनको हैंड ओवर कर दिया प्रिजन ऑफ वार के कैंप में। That's how he actually got captured. तो वहाँ पे उस समय क्या था? आपके फादर ने बताया होगा कि somebody could have shot him, but was this honor कि नहीं अभी उसके वो निहत्ता है तो हम उसको ऑनर कर रहे हैं, और इट वाज अ स्ट्रैटेजी कि प्रिजनर ऑफ मिलेगा तो हम नहीं एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? नन ऑफ दिस, बिकॉज एक्चुअली होता क्या है कि उस मोमेंट पे इट इज द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन, जो उस आदमी वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उस रिएक्शन में आप मार भी दोगे, क्योंकि आप गुस्सा आ रहा है, यू नो इतने सारे लोग मार दिए आपने इस अटैक में, कितने सारे पाकिस्तानी भी गए होंगे। इट इज जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट, जो वहां पे जो है वो करे, वो कोई ज्यादा सोच नहीं सकता क्योंकि टाइम ही नहीं सोचने का। तो इट इज जस्ट लक कि वो ऐसे हुआ। इट कुड हैव वेल बीन, क्योंकि वो नीचे तो सब मार दिए थे, ताज मोहम्मद एंड गोसाई ऑल got killed।
तो वो तो उस यू नो इन दैट फाइट एनीवन कैन बी किल्ड. So I don't think it is to do with nobody had so much it was thinking. strategy. उस समय कुछ सोच नहीं रहा On था. the spur of the moment जो हुआ है वो हुआ है. And there are many places where people have done this. कई जगह ऐसा हुआ है कि मार दिए हैं, पकड़ के भी मार दिए हैं. आज आप देखते हो यूक्रेन वॉर में भी prisoners are being killed. So this is a different thing. So it's just उस टाइम पे जो personalities involved हैं उसमें थे. उन्होंने क्या कॉल लिया और उन्होंने वो कॉल लिया. But yes, जब वो नीचे गए वहाँ से उनको ब्लाइंड फोल्ड करके ले गए, वो जो उस बटालियन हेडक्वार्टर में ले गए, पाकिस्तानी बटालियन हेडक्वार्टर में. तो देन सीओ ने उनसे बात की कि आप क्या किया. वो एक्चुअली जब ये अटैक करे थे तो दोज पीपल हैड कम टू नो कि रेडियो नेट उनकी रेडियो नेट में घुस गए थे और बार बार बोले थे कि भाई आप गिव अप, आप सराउंडेड हो गए, ये हो वो. अच्छा. पर ऑब्वियसली कोई ने आपको इतना मौका दिया, आप रुके क्यों नहीं? तो वो सीओ को कहते कितना बोला मैंने, रात भर से बोल रहे हैं कि मत करो मत करो, मत आप. तो इससे कि सब मैं तो अपने सीओ का हुक्म मानूंगा, आपका थोड़ी ना मानूंगा. सो दैट आई अप्रिशिएटेड. ही सेड यस आई एग्री विद इट, यू फॉट वेल, आप जाओ आगे. तो देन वहाँ पे क्या था, उस टाइम पे ज़्यादा फौज नहीं थी, तो उन्होंने फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर को हैंड ओवर कर दिया, बिकॉज उस टाइम जेल्स वेल्स नहीं थे ज़्यादा कोई. तो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ के थानेदार था, वो लेके उनको ले गया अपने जेल में, सिविल जेल में डाल दिया एक रात के लिए. तो अच्छा. अब वो सिविल जो थानेदार था, वो उसका जो एक बड़ी गाड़ी थी, ड्राइवर एंड थानेदार, एंड बीच में बिठाया फादर को कि आप बीच में बैठो. एंड माय फादर सेज कि पूरे रास्ते वो बेचारा कांप रहा था कि ये कहीं अटैक ना कर दे. एंड एक्चुअली हुआ क्या कि माय फादर थोड़ा ही इज वेल बिल्ट एंड he looks like a commando. And there's a fear of commando का fear रहता है उनमें. अच्छा. तो उनको लगा कि क्योंकि ये जो टास्क था जो पीछे से अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन नॉर्मली कमांडोज को देते हैं. कमांडोस को देते हैं, मेरे ख्याल स्ट्रॉन्गेस्ट को देते होंगे जो तो लोग. उनको लगा कि ये कमांडो है, तो जब भी जाते थे बोलते हैं कमांडो ध्यान रखना, भाग जाएगा, मार देगा तेरे को. सो दैट टाइम देयर वाज दिस फियर. सो अल्टीमेटली वो ले गए. उसके बाद तो देन ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल एट रावलपिंडी ले गए थे उनको. तो रावलपिंडी में देन क्योंकि काफ़ी टाइम तो उनका हॉस्पिटल में मतलब ऑपरेशंस में रहा, क्योंकि ये सारे हाथ पैर इट वाज बैडली ऑफ. My grandfather comes from Rawalpindi and he was in the first cordon of the Air Force. Okay. तो यहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा था? Like was it actually like what kind of treatment was there? Firstly, investigation ज़्यादा था और not at this moment. पहली बात तो उनका क्योंकि he was badly injured. So initial few days was totally in the hospital and operations and like all professionals. उनके डॉक्टर भी प्रोफेशनल थे, तो उनको कोई मतलब जैसा ट्रीटमेंट करना था वैसे ट्रीटमेंट जैसे आप नॉर्मली करते हो. तो ड्यू क्रेडिट टू देम कि उन्होंने जैसे डॉक्टर करते हैं वो तो अपना काम करते हैं, तो उन्होंने काम किया, ठीक ठाक किया उसको. तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट उस हॉस्पिटल में ही बिकेम लाइक अट्रैक्शन हो गया लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग आते दूर से देखने की हिंदू कौन है, क्या है, देखना है कि कौन है. तो पीपल वैसे घूमने विंडो से देखते हैं कौन है, हिंदू है क्या, कैसे लगता है. और उनके व्यू में उस टाइम ये था कि हिंदू होगा तो उसकी चोटी होगी, वो पंडित होगा, ये होगा. दैट्स व्हाट दे वर टीचिंग द चिल्ड्रन. तो दे ऑल सेड कि ये तो अंकल लगते हैं, हिंदू लगते नहीं, नॉर्मल लगते हैं हमारे जैसे. तो ये तो अंकल हैं. इनफैक्ट चचा लगते हैं जैसे. बीच में एक आई रिटन इन द बुक में लिखा है मैंने, एक लेडी आई थी, तो उनके ऑफिसर ने बोला कि एक लेडी मिलना चाहती है आपसे. तो कहा ठीक है आप भेज दीजिए. तो वो लड़की आई पहले, छोटी लड़की, मतलब मे बी अबाउट 7-8 years old. तो अंदर आई और चली गई कि नहीं ये तो अंकल, ये हिंदू नहीं है, तो अंकल ही है. बिकॉज शी एक्सपेक्टेड कि हिंदू तो उसका कुछ और होगा, वो छोटी होगी, पंडित जैसे हुए ऊपर लाइनें होंगी या कुछ ऐसा कुछ था उसका. तो देन दैट लेडी आई, और लेडी इसलिए आई थी क्योंकि उसके हस्बैंड एक्चुअली हैड डाइड इन पुंछ. अच्छा, पुंछ लड़ाई के जैसे इनकी लड़ाई तो 13th-14th को स्टार्ट हुई थी, दिस पर्टिकुलर दिसंबर. वॉर एक्चुअली स्टार्ट ऑन 3rd-4th December. तो उस टाइम पे मेरे फादर उस पुंछ इलाके में ही थे. तो उसके जो हस्बैंड थे ही वाज अ स्पेशल फोर्सेस चैप, और वो एक्चुअली हैड डाइड. सो शी डिडंट नो कि कहाँ पर है, क्योंकि उनकी बॉडी वापस नहीं आई थी. तो वो इसलिए पूछने आई थी कि आप तो पुंछ में लड़े थे, तो आपने मेरे ऐसा कोई देखा था जो ऑफिसर ऐसा. तो फिर मेरे फादर को याद आया, क्योंकि ही हैड सीन इट. वो उनकी कनेक्शन ये था कि जब वो एक्सपायर किए तो उनकी यूनिट वहीं पे थी, एंड सिंस ही वाज कमांडिंग द मुस्लिम कंपनी, तो उनके पास वो थे जो मौलाज जो
उनका क्रियाक्रम करते हैं लास्ट में ना, अच्छा, तो उस पाकिस्तानी का क्रियाक्रम उन्होंने वहाँ पे किया था आपके फादर की कंपनी ने। तो मेरे फादर ने वो देखा था उनको करते हुए, एंड उनको ये भी 2 चीज़ें याद थी। एक तो उनका यहाँ वो पहनते हैं अपने काला धागा में कुछ वो हाँ जी, लगाते हैं ताबीज़ में कुछ लिखा हुआ था। तो जिस अफसर ने उनको मारा था वो मेरे फादर से मिलने आए थे, तो उन्होंने ताबीज़ दिखाई थी और दिखाया था कि देखो ये क्या ताबीज़ है, ये है। और वॉलेट दिखाया था, वॉलेट में उनका एक चेक था। तो वो सब मेरे फादर को याद आया, तो उन्होंने बोला कि इस चेक में याद था उनका एड्रेस, नाम लिखा था, उस बैंक का जो एड्रेस था दिया हुआ था उनको, वो somehow it remained in his mind। तो इसे ये लिखा हुआ था इसकी माल रोड समथिंग, तो देन शी रियलाइज कि वही है। तो उस लेडी का खाली यही इंटरेस्ट था कि मेरे हस्बैंड को पता चल जाए। नहीं, उन्होंने लास्ट राइट सही की कि नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि लास्ट राइट ठीक किया, तो देन शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी वेंट ऑफ। तो ऐसे मतलब ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल वाज एब्सोल्युटली फाइन। और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कई बार सिविलियंस गुस्सा में आके वो दे वुड स्पिट एट हिम, एंड ये वो उस टाइम पे होता है जोश। तो अदरवाइज देयर वाज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली जहाँ वो प्रिजन में थे उनको देखभाल ही फौजी कर रहे थे। और इंडिया हैड मेनी मोर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वी हैड 90,000 और प्रिजनर्स हमारे पास 90,000। तो अगर आप इनकी देखभाल ठीक नहीं करोगे तो उनकी 90,000। बट द ओनली प्रॉब्लम इन द केस ऑफ माय फादर वाज कि वो, क्योंकि उनको ये लगा था कि वो कमांडो है, उनको हमेशा अलग रखा और हमेशा किसी से मिलने नहीं दिया बाकी और हमेशा 4 लोग रहे थे। इवन टॉयलेट जाना तो 4 लोग साथ जाएंगे, और दैट वाज द इरिटेटिंग पार्ट फॉर हिम। अदरवाइज फौजियों के साथ तो कोई ऐसे कोई ज़्यादा। तो जैसे आप बता रहे हो जनरल, मुझे काफ़ी सारा ह्यूमन एंगल नज़र आ रहा है कि जैसे वो लेडी आई पूछते हैं, और आपके फादर की कंपनी ने भी लास्ट राइट्स प्रॉपरली किए। आई एम श्योर पाकिस्तान के साइड से भी थोड़ा वैसे ही चला होगा। अभी भी जब वॉर होती है, जैसे इस समय तो वॉर ही हो रही है हर तरफ, तो अभी भी इतना ऑनर होता है सोल्जर्स का आपस में? अगेन मेरा ये बिलीफ है पर्सनली, ये इट इज़ डिपेंडेंट जो उस टाइम पे जो लोग उधर इन्वॉल्व हैं। बिकॉज जब ये वॉर्स हुए थे 65 और 71, तो वो इंडिपेंडेंस के बहुत नज़दीक हुए थे। तो उस टाइम इट वाज अ डिफरेंट लाइफ, इतने डिफरेंसेस कम थे। और इस किताब में कनेक्शन था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस किताब में मैंने लिखा था कि जब मेरे फादर वहाँ पे थे, तो जब जो गार्ड होते हैं नॉर्मली वो रिटायर्ड फौजी वगैरह होते हैं, क्योंकि उनको आगे लाइन में नहीं भेजते, तो उनको रिटायर्ड होम गार्ड्स टाइप उस टाइप के लोग थे। तो एक बंदा जब आया घर पे, उसकी ड्यूटी थी रात को, तो मेरे फादर को देखा, तो मैं फादर को देख के बोला कि साहब आपके पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में, कि आपके फादर भी फौज में थे कि हाँ, कि आर्टिलरी में तो नहीं थे इसे, हाँ आर्टिलरी में। तो इसे नाम क्या था? तो माय फादर सेड दैट टाइम ब्रिगेडियर थे उस टाइम, बाद में जनरल बने, पर उस टाइम वो ब्रिगेडियर थे। तो इसे कल्याण सिंह। इसे साहब मैं तो उनके साथ लड़ाई किया है, दे वर इन द सेम आर्मी इन वर्ल्ड वॉर 2 1942 1939-45 prior to independence. So they were in the same battalion. They were in the same. So he says साहब वो तो मेरे battalion बैटरी कमांडर थे. So वो फिर बहुत देखभाल की उसने बेचारे ने, वो फ्रूट लेके आता था कुछ, because he that attachment was there. So up till 71 तक तो ये थोड़ा बहुत था. तो एक बार आप if you are away from the heat of the situation, तब ये थोड़ा बहुत था. आजकल है कि नहीं, you can see what has happened कारगिल वगैरह में जो हुआ है with कालिया, with Captain Kalia and all. So these are things that changed now. अभी थोड़ा कट्टरपन आ गया लोगों में, and in both sides. I say they would also be that way also, but I think the person on ground at that point of time is what decides. उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे अटैक. And you can't blame them because उस हीट में, जैसे आप दोनों, हम दोनों दोस्त हैं, आपको मार दिया तो मुझे गुस्सा आएगा, तो मैं उसको मारूंगा. But so it is not easy to understand the situation there. And आप उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करोगे वो कोई कह नहीं सकता. एक आर्मी पर्सन के जो इमोशन होते हैं, क्या वो एक नॉर्मल पर्सन से फर्क होते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ये है कि आपके इमोशंस आपके आदमियों के लिए बहुत दैट आपकी जो कंपनी है, यू आर क्लोज नेट, बिकॉज वो आपके लिए कुछ जान दे रहे हैं और आप उनके लिए जान दे रहे हैं. उनके लिए तो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल डू एनीथिंग फॉर देम. अभी आप, I'll give an example. जब अभी चेंज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कम, टिल वेरी रिसेंट
आपको लड़ाई में जाना है तो माइनफील्ड क्रॉस करनी है, बिकॉज माइनफील्ड तो होंगी। तो उसका ड्रिल क्या है, माइनफील्ड ड्रिल जो था वो आप एक लाइन में जाएंगे, फर्स्ट चैप इज गोइंग, जब उसका रिस्क ले रहा है अपने ऊपर, उसका पैर उड़ेगा तो सेकंड चैपल को, सेकंड का पैर थर्ड चैपल को, और दैट इज द ओनली वे टू गो थ्रू अ माइनफील्ड। सो दैट मींस यू आर टेलिंग अ चैप कि आप द पर्सन जान दो ताकि हम आगे जा जो पाए। फर्स्ट जा रहा है उसने क्या पाप किया है, मतलब ही इज ओबेइंग ऑर्डर्स। सो इट इज सो क्लोजली knit, that is something which no one can understand. And that is why when we go through those paces as a company, young captain company, you can do anything for each other. मतलब आप एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, because you are a team. So that emotion binds you together. That I think is the only aspect which no one can understand unless you've been there. Otherwise, the emotions are like, I mean, you can't be isolated from the societal जो इमोशंस हैं वो सेम है, बट उस टाइम पे आपका दैट क्लोजनेस इज सच कि आप एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, दैट इज समथिंग। अभी जैसे इफ वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में आई थिंक मोर इन्वॉल्वमेंट वाज ऑल टेक, करेक्ट, यू नो, ईदर इट वाज द एयरफोर्स और द आर्मी और द नेवी, बट सब कुछ मतलब ऑन फुट तो नहीं हो रहा था। करेक्ट, ठीक है, तो जब ऑन फुट नहीं हो रहा होता तो उस समय आपको नहीं लगता एक वीडियो गेम जैसा बन जाता है? हाँ, पहली बात तो आई वांट टू मेंशन दिस कि आप जब बोल रहे हैं कि ऑन फुट, एक्चुअली ऑन फुट भी हो रहा था मगर दोज आर नॉट रियली विजिबल, वो पता नहीं चलता, हर जगह पे हो रहे थे, देयर वाज थिंग्स हैपनिंग, आई सपोज, बट नो वन विल टॉक अबाउट, छोटे मोटे जो चलते हैं वो चलते हैं, बट यस आजकल आप देख रहे हैं जैसे इजराइल ईरान में इट्स ऑल लाइक अ वीडियो गेम टाइप ऑफ वॉर है। हाँ, बिकॉज इजराइल ईरान के तो बॉर्डर्स भी टच नहीं करते, दे आर आई थिंक अबाउट 800-900 इतना दूर है। हाँ. पर अगर इजराइल सोचती है कि उनको कुछ चीज कैप्चर करनी है तब तो फुट्स ऑन द ग्राउंड जाना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन उनके केस में तो है नहीं ऐसी कोई। तो अभी जैसे बोला जा रहा है दैट ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट वी आर वेटिंग टू सी कि अगर कुछ होता है बाद में तो देखेंगे, एटलीस्ट इट्स कीपिंग एवरीवन ऑन टेंटर हुक्स। ओके, अब उनकी तरफ से दे हैव टू बी वेरी क्लियर कि ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो जिससे हम लोग रिएक्ट करें, बड़ा इंसिडेंट ना हो। इट इज लाइक अ वार्निंग कि बिकॉज हम ऑन है, सीज फायर हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, एंड आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू बी रिमूव्ड, एंड जब तक वो अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब तक तो ये रखेंगे अब सिंदूर को। तो आप क्लियर हो नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे कुछ ना कुछ? आई थिंक सो, बिकॉज अल्टीमेटली यू कांट, ऑप सिंदू कैन नॉट बी अनलिमिटेड, इट विल हैव टू बी। नहीं, हमारी नहीं, उधर से स्ट्रैटेजी बनेगी, वो तो हमेशा रहेगा, आप वो करेंगे हम करेंगे वो करेंगे, इट्स ऑलवेज अ गेम, यू नो, यू ट्राई टू, कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है, वो तो स्ट्रैटेजी करते रहते हैं, वो तो दैट इज द वे इट विल ऑलवेज बी। डू यू थिंक पाकिस्तान सर्वाइव्स ओनली ऑन द वॉर फील्ड? उनकी जो एग्जिस्टेंस है डिपेंड करती है इस पे? इट डज नॉट रियली ऑन ग्राउंड, बट इट इज प्रोजेक्टेड दैट वे। अगर आप आर्मी का रेलेवेंस निकाल दे पाकिस्तान में तो फिर तो कुछ लड़ाई नहीं होगी। अगर आर्मी को रेलेवेंट रहना है तो दे हैव टू कीप सेइंग कि दुश्मन है, दुश्मन हमें अटैक करेगा, हमारे को कैप्चर करेगा, ये करेगा वो करेगा, सो दैट दे गेट द मनी, दे गेट एवरीथिंग, देयर रेलेवेंस बिफोर ऑप सिंदूर they were in a bad way. Munir was in a bad way. People were, you know, anti him, getting against. After this, थोड़ा बहुत वो उनका, you know, relevance से वापस आ गया. So as long as the army remains in charge of things, to keep the relevance going, they have to. Unlike India, India has moved on. We are not really, you know, concerned. We are actually ignoring them. Ignoring them was what was more irritating to them. उनको हम ignore ही कर रहे थे. हाँ. तो अगर बहुत टाइम तक ऐसा रहा तो उनका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा आर्मी का, तो आर्मी को रेलेवेंस करने के लिए दे हैव टू कीप डूइंग सच। तो एक बात बताइए जनरल, जैसे अभी सीज फायर रिक्वेस्ट इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, कई लोग कहते हैं कि वन ऑफ द रीजन कुड बी दैट इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश इज प्रीटी पोरस, और वहाँ की भी जो अभी गवर्नमेंट है वहाँ से भी अटैक होने के चांसेस हैं, एंड वी वर काइंड, ऐसे लगता है जैसे इंडिया ने टाइम बाय किया है कि इसको भी स्ट्रांग बना ले। इज दैट सो? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। ये जरूर है कि हमारा मेन थ्रेट वी लुक एट चाइना, सो वी आर एक्चुअली वर्किंग हैमर एंड टोंग की वी शुड बी एबल टू मैच द चाइनीज, एंड दैट थ्रेट ऑफ चाइनीज कैन बी नेगेटेड। ओके,
as such, a country like Bangladesh really doesn't bother us so much. The border could be as porous, but Bangladesh, if they ever think of attacking India, it'll never happen, and I don't think it will happen. And I think this is a momentary period where when the governments change, they have these little issues. But I don't think we may be looking at it from the point of view that if China comes into that area and uses that area as such, like that. But then these are threats which we are all nothing new for us. The अच्छा chicken neck and all has always been a vulnerable area, and there are things that the government also is doing to ensure that we don't really it doesn't really bother us that. I don't think that would be the real case, and we are not really buying time, but I think getting prepared for the worst, because it can be Pakistan, China, Bangladesh all together. But yeah, is there a possibility? I don't think ऐसी कोई चीज़ है. जब भी आप देखें किसी भी वॉर में 71 में भी देखें, जब लड़ाई होती है तो बहुत कम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करने आती हैं. यही मेरा अगला क्वेश्चन है. चाइना एकदम चुप बैठा हुआ है. आप देख लीजिए, यू सी देयर सो मच ऑफ टॉक ऑफ द मुस्लिम उम्मा एंड ऑल दैट. ईरान को तो किसी ने भी हेल्प नहीं किया ना. किसी ने भी. ईरान अकेला है, कोई नहीं पूछा. ईरान के जो खुद के प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह ने एक राउंड फायर नहीं किया इजराइल पे अभी तक. वो तो बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर पे है. वो तो कुछ नहीं किया. जो बाकी कंट्रीज उनके सपोर्ट में, किसी ने नहीं. जब लड़ाई होती है सब कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट देखती है. बट व्हाई इज दैट? अब जैसे ईरान का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे चाइना चुप बैठा हुआ है और वहां पे ईरान के जो लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं. मतलब जैसे हिजबुल्लाह आपने बोला, ये चुप क्यों बैठे हुए हैं? दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली कांट अंडरस्टैंड. या तो ये क्योंकि हिजबुल्लाह के जिस प्रकार से इन्होंने अटैक किया था ईरान के अगेंस्ट, तो उनके टॉप लीडर्स उड़ा दिए थे. तो टॉप हैज गॉन, मिडिल हैज गॉन, कम्युनिकेशंस कोई करता नहीं, कोई मोबाइल फोन्स पर डर लगता है हमको. एंड आई सर्व्ड इन लेबनान. मैं 1 साल रहा हूँ लेबनान में. अच्छा. तो अभी उनके पास उनका जो वेब-विदॉल है वो खत्म हो गया है, तो वापस उसको लाने में टाइम लगेगा. और उनका मेन सपोर्ट कहाँ से आ रहा था? सीरिया से और ईरान से. अब वो दोनों ही एंगेज हो गए हैं. तो अभी सिचुएशन ये है कि वो अभी आफ्टर ईरान जब खत्म हो जाती लड़ाई, तो उनके जो ऑफिसर्स, जो उनके जो IRG वाले जो उनके लीडर्स, ऑल हैव बीन शॉट एंड किल्ड एंड असैसिनेटेड. तो टू गेट बैक फ्रॉम दैट इज गोना टेक लॉट ऑफ टाइम. तो उस प्रकार से इन्होंने हिजबुल्लाह को और हमास को तो उड़ा ही दिया, पूरा ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है. हिजबुल्लाह को क्वाइट कर दिया है. तो अभी कुछ ऑप्शन नहीं है. और जहाँ तक अदर कंट्रीज आर, उनका इंटरेस्ट वो है कि भाई एंगेज रखो उसको, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे. अमेरिका ऑल्सो ट्राइंग इज बेस्ट कि हम दो सके मांग लिए उन्होंने. हाँ, इजराइल करता रहे जो करना है, हम अगर बच के रहें तो बेटर है. तो नो वन वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड अननेसेसरली इन समवन एल्सेस बैटल. बट यूएस को तो हमेशा इन्वॉल्व ही होना होता है. जैसे अभी ये एक चीज बताओ, यूएस को क्या लेना देना है ईरान और इजराइल की लड़ाई में? वो ये बोल रहा है कि मैं दो हफ्ते तक रुकूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर देन आई विल एंटर. वो तो उधर दूर बैठा है. व्हाट इज द रीजन दैट उसको इसके अंदर, एक ये बिल्कुल लेमैन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे. आई थिंक देयर आर मेनी मच मोर डीपर थिंग्स. यू नो, the main issue in these areas is all oil. So ultimately the oil is what is getting you the control of oil. And America has always been doing whatever at that point of time suits it does it. So in this case, if someone else is fighting his battle and destroying the nuclear, there's no doubt that the threat of nuclear in that area is something which they want to get rid of. तो अगर वो इजराइल कर देगी तो ठीक है, या वो अपने दो वीक्स में या तो वो अपना एनरिचमेंट बंद कर दें. एनरिचमेंट अगर बंद कर देंगे तो एग्रीमेंट हो जाएगा. अदरवाइज दे माइट जस्ट गिव देम दोस बॉम्ब्स जिससे वो नीचे जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दें. तो ये मतलब आई डोंट थिंक दे आर रियली वांट टू गेट इन्वॉल्व. बट उनका जो एम है वो अचीव हो रहा है कि भाई इनका अल्टीमेटली फायर पावर वीक होते जा रहा है. हो जाएगा. अल्टीमेटली न्यूक्लियर अगर बंद हो जाए एंड एक गवर्नमेंट वहाँ ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो उनके प्रो फेवर में हो, जो अमेरिकन के फेवर में, तो कोई और कर रहा है तो इवन बेटर फॉर देम. तो आई थिंक बेसिकली देयर इंटरेस्ट इज ओनली कि न्यूक्लियर चीज कंट्रोल में आ जाए. एंड आफ्टर ऑल अगर न्यूक्लियर कंट्रोल में आ जाएगी तो इस एरिया में थोड़ा सा थ्रेट इस चीज का तो कम हो जाएगा. एक चीज बताइए, जैसे बिकॉज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द वॉर सिचुएशन. एक तरफ पुतिन ने अभी 2 दिन पहले बोला कि मैं इजराइल और ईरान के पीस टॉक्स करवा देता हूँ, और दूसरी तरफ 2.5 साल से वो यूक्रेन से लड़ी जा रहा है. और कल रात को उन्होंने फिर से यूक्रेन पे अटैक कर दिया उनके सिविल एरियाज में. ये
ये क्या है? Actually, it's too complex to actually happen to really fathom it, and possibly जब दो कंट्रीज लड़ाई करते हैं तो वो आपस में तो बात नहीं कर पाते, तो किसी और का रिक्वायरमेंट होता है हेल्प करने के लिए. सो बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया आपस में तो बात कर नहीं रहे हैं, तो किसी और की तरफ से वो कोशिश करेंगे. सिमिलरली अगर ईरान एंड इजराइल आर नॉट स्पीकिंग तो कोई और आएगा. पर उसमें वो कोई और वो आना चाह रहा है जो खुद तो लड़ाई रोक नहीं रहा. वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरे बात सुनेगा. हो सकता है ये मेरी बात सुने. यू हैव टू हैव समवन जो उनकी बात तो सुने. या ऐसा तो नहीं है कि यूएस और रशिया दोनों अपना बिग बुली स्टेटस दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए दे एंटर so that to show that we are the world leaders? Actually, they've been leaning, say, Russia and China have been leaning towards Iran. Okay. And they obviously, Iran has been giving them weapons for this battle against Ukraine. And simultaneously, ulta bhi, Russians are also giving them, weapons. So there is a close relationship between them. And ultimately, it's again coming back to the superpowers, having their own axis of similar people. At the moment, it's too fluid a situation to actually even guess what's happening. So will we have World War III? I don't think it's anyone's interest to have World War III. No, nobody's interest. But if it... the way it is going. I don't think so. Because people would be more, I would say, mature than to let this happen. Okay. So I don't think that should happen. Okay. But the battle to chalte rahenge. And what is the reason that Israel, being such a small country, surrounded by all the Muslim nations, and always under attack from somebody or the other, what is the reason that Israel is still so strong and they can fight anybody? Actually, I've had a lot of, I spent quite a little time in Israel. So, एक तो Israel में it is a matter of their existence. आप अगर बोल दें कि गुड़गांव में अगर आप लोग गुड़गांव में रहना चाहते हो तो यू हैव टू फाइट फॉर इट. देयर इज नो ऑप्शन नहीं, आपको हटा कर निकाल देगा यहाँ से. तो आप फाइट कर रहे हैं उसके लिए. देयर इज नो सर्वाइवल, बट इट इज चॉइस नहीं आपके पास. अगर आप इजराइल में घूमें, दो तीन चीज़ें मुझे बड़ी क्लियरली याद आती हैं. एक तो ये होता है कि सिंस आई वाज इन यूनाइटेड नेशंस में था उस टाइम में, तो एक तो वहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज नहीं है इजराइल में. It doesn't appear because मेरा ड्राइवर था, he was taking me along, वो मुझे लगा कि कम से कम 75 के ऊपर ही होगा. तो मैंने उनसे बोला कि आप रिटायर नहीं हुए? रिटायर करेंगे तो मर जाएंगे हम लोग, बट वी डोंट रिटायर, वी वर्क टिल दैट जब तक हम कर सकते हैं काम करेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, पॉपुलेशन इज लिमिटेड. सेकेंड थिंग यू विल सी एवरीवन, वहाँ पे क्या होता है, एवरीवन कैरीज अ पर्सनल वेपन, क्योंकि एवरीवन इज इन आर्मी. Everybody is in the army. Almost everyone is in the army. अब वीकेंड्स पे, अब वहाँ पे क्या होता है, जब इनका सैटरडे संडे को दे कॉल इट, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, इनका पीरियड वेयर दे आर नॉट मेंट टू डू एनीथिंग, दैट इज शबात होता है उनका. सो ऑन द वीकेंड्स यू विल फाइंड all the buses, all the young girls, teenagers with their weapons there, because they are always ready for battle. And they're Girls, Fauji's. boys, both. They're Fauji's, and they can take their weapons home. हमारे इंडियन आर्मी में तो वेपन को आप कोट में बंद करके रखोगे, सील करोगे. यहाँ they are ready for battle, and they always carry. And you will find that there is no, अगर आप जैसे जब मैं था वहाँ पे कई बार हिजबुल्लाह का एक्शन हो जाता था, तो हिजबुल्लाह एम्बुश किया, तो इट इज नॉट लाइक जवान विल, जो सामने आया वो लड़ेगा. इट मे बी अ ब्रिगेडियर बट ही हैव अ वेपन. And everybody is carrying a weapon. Everyone, because you are prepared for the worst. So that threat, which is that they have this threat कि हम, our country is going, we have to fight for it. So they will keep making space, and making space means checking out Hamas सबको अपना खोल के try to get more space, keep it secure from these neighboring. So that way, I think that culture is there that you have to fight. And like they're left with no choice. And they have no choice. And if you are in a minority, then there are only 2 or 3 things which can help you in a battle. One is unconventional battles. That means you have to do something unconventional. So therefore, what you do is your intelligence becomes fantastic. Your intelligence is so good that you could eliminate all these generals in Iran before the battle started. Yeah. So Mossad is outstanding. I would say among the best in the world, in agencies in the world. I mean, it is really there. So that is one thing. Second thing, you need technology. So the technology in Israel is fantastic. The technological, like if you go, I am from Rajasthan.
and we believe Rajasthan you cannot grow many things, but when you Okay. go there, वहाँ तो मतलब the technology is so good that there are fruits, everything is grown. And In पानी, Israel. पानी कितना है, इतना कम पानी है कि आप सोच ही नहीं सकते कभी. और तब भी ग्रोथ है. 100% drip irrigation. You will see flowers, vegetables, and good quality food. That's why a lot of Israelis have been asked by the Rajasthan government To come to Rajasthan. and there are these small farms where they're teaching techniques how to grow these things, because they know how to use every single thing that they have. The source and the pani, the water is so scarce that even like in your, let's say in the toilets, all the wastewater, I mean the water which you wash your hands, your face, or your toilets is all seawater. Drinking water is limited, so they have that value of survival is a survival is life over there. Absolutely. जैसे हमारे लिए तो लग्जरी है, हमारे लिए तो Yes. फौज लड़ रही है और हम आराम से बैठ के काम कर रहे हैं. And वहां पे तो सभी फौज है. yes, that is all 100% forge. I mean, they are always ready to fight, and it is probably that spirit that we have to survive, which ड्राइव्स has got them, द yes. थिंग. सो अभी इंडिया भी इजराइल से वेपन्स इंपोर्ट करती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में Yes. कहते हैं काफी सारे इजरायली वेपन्स यूज हुए. इंडिया Yes, we do. Because technology, they're really good. And some of the important technologies will be, that is a known fact by everyone. एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं आपसे बात कर रहा था पहले भी, कि 5 generations in the फौज, you know, and fought various battles and everything, especially आपके फादर का तो prisoner of war से वापस आना and all of that. What is the driving factor? ऐसा कैसे होता है? You know very well that your life is at stake. Definitely, it is not, I would say, a very lucrative from the business perspective or the money perspective profession or career. तो ऐसा क्या जज्बा होता है, क्या ऐसी टॉक होती है? आपने बोला नहीं आपने फोर्स किया अपने बेटे को या नहीं इन्फ्लुएंस किया, बट what is it that every generation has gone in? I think the life that you lead, like when you are a child and your father in the army or in that environment, you see a lot of strong points which come up. One is that the type of life that they live is really exciting. I mean, for a child, it is really exciting. You're going for a camp, you're going on a tank. Those are really exciting. So when you're seeing that, and when we were with my father, he would tell us, okay, you go with this exercise, take part in this, enjoy, and we would go and kabhi firing karte the, kabhi, all those things which a young boy would find interesting. Camps and going in these big military vehicles, seeing aircrafts, firing weapons, that excited you a lot. And then you would go in the evening, you'll see them play games, and there will be the team games, and the team games are like mini wars taking place in the units. Achha. So you would get encouraged by those things. So that atmosphere and the life that you live in these areas where you live, the bonding that you have with your officers, with your ladies, with the men, that bonding is something special, and it never leaves you. So all those strong characteristics, feel something nice which you like to aspire to. So it is definitely an option to most Fauji's. उनके बच्चे तो हमेशा ये ऑप्शन रहता है, यार I can look at and it's not easy today. People might say that my son is a 5th generation, तो उसको कुछ help मिल गई होगी एग्जाम में. नहीं. There's absolutely no way. The examinations are so competitive, and the exam is one thing. The service selection board is extremely difficult to pass a SSB today. There would be times where it's a fact that you've gone for an SSB to some place, let's say Bhopal. तो आपने SSB किया and आपने पास हो गए. So at the railway station there would be people saying कि sir आप SSB पास हो ना, I'll take you somewhere else. Because if you're cleared a SSB, that means you have gone through a real tough selection. So you can be picked up for other jobs. So it becomes suitable for some other companies. So there used to be these people who would be trying to catch people who had cleared SSBs. कि आप आ जाइए कुछ और. Because it's extremely tough. So if someone sometimes when my son passed out and someone put that photograph in our family, we have a little cane which has been given every time from pass on. So 5th generation. So I gave it to my son. So जब दिया तो photograph आई तो viral होगी. तो I was reading the comments. People were saying कि ये तो होना ही है, officer है तो officer को बना देगा officer. The feeling that since you are an officer,
there's a shortcut to joining the army. It's not that way. It's very tough. I mean, the competition to join, in India being a big country, every job is tough. And today, all said and done, the army pays you well. The life that you live, the lifestyle you lead is good. So today it's become an attractive thing. ये कुछ साल पहले 5-10 साल में 10 years on, I think now that they've changed the obviously be comfortable and in that sense life. But then there's a lot of pressures in the pressures that you have in the army are very pressure of life is there. सबसे important. And जब ये तो मैंने देखा है, जब आप देखते हैं, जब आप, मैंने तो लड़ाई तो नहीं देखी, बट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस व्हिच आर एज गुड एज वॉर. सो जब आप देखते हो, यंगस्टर को देखते हो, उस टाइम पे जब वो लाइक अ मैड मैन ही विल चेज अ चैप. आई मीन मिलिटेंट को आप कह रहे हो यार, इज टेकिंग अ चांस, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर एड्रेनालिन गेट्स सो एक्टिवेटेड दैट दे जस्ट go for it, and without any thinking of family, you just go. I mean, at that point of time, it's only the nation. You just don't, not even nation. Not even nation. That at that point is that guy is going, I'm going to kill him. So it is really. I mean, otherwise, who will go and chase someone and shoot him? And I mean, but at that given point of time, the circumstances build up in such a manner that circumstance could be a friend being killed or being injured, the anger taking over. Or it could be just at that moment ki this guy is escaping after doing us, blasting an ID. I cannot let him go. So you would actually feel that how can this chap do? He's a simple guy. Isko ye kaise aa gaya ki ye karna hai? But that heat of the moment actually brings, and anyone in that situation would probably react like that. So that is something which is inexplicable. आप समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते कि कौन किस टाइम पे वर्दी करा सकती है, कैसा बिहेव करोगे उस टाइम पे. So कह सकते हैं कि वर्दी करा देती है उस समय. It's just that circumstance at that point of time. एक चीज और बताओ कि आप अपनी पूरी lineage बताओ, 5 generation क्या कहाँ थे वो बताओ. So actually our lineage into the army field, I would say martial thing started with my grandfather's grandfather. Okay. वो actually there's a small, in Rajasthan you have small kingdoms. So there was a Kuchaman kingdom. So he was the they used to call it the उस फोर्ट का जो कुचामन फोर्ट के जो किलेदार थे, किलेदार is like a chief of army staff of that place. So he was the first guy, but that was the. What was his name and which year? This would be 1800 के आसपास. Okay. So his son was someone called Bhoor Singh, and he was the first one to join a Jodhpur, actually army type of setup, Jodhpur Lancers. And Jodhpur Lancers he joined, and for World War I वगैरह में Jodhpur Lancers जो आजकल प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, हाँ जी, उसकी Jodhpur Lancers एक कंपनी Jodhpur Lancers की है. They've got 2-3 they got from I think 2-3 places. One of them was from Jodhpur Lancers. He was the first one, and he was in that. In those days you didn't have officers. There were viceroy, VCO बोलते थे, viceroy commission. VCO बोलते थे. So he was the lieutenant in Jodhpur Lancers. His son was my grandfather. He retired as a general, Kalyan Singh. He's Kalyan Singh, and he was in artillery. Okay. और उनकी दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. एक तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में they were fighting in North Africa against Rommel. There he became a PW. He became a PW. And then they were moved to Italy. Okay. There. And Italy then they escaped, dug a tunnel and escaped. And so as a PW? As a PW. How much time? They got captured in sometime 40. So they were fighting from the British Army, and they were fighting 8th Army. Okay. And they were fighting against Rommel's forces. And in that particular, they were fighting in a regiment called Two Field Regiment. And उसमें जो officers थे, बहुत सारे officers आगे जाके जनरल बने. अच्छा. जनरल उसमें से कुछ पाकिस्तान में गए, कुछ इंडिया में गए उसमें. And it's a record at that point of time in that particular camp, there were so many Indians, out of which at least 10 or 12 became generals. And Kumar Mangalam became the chief. Kumar Mangalam was with my grandfather only. Okay. And they were in the same place. And then they escaped, dug a tunnel, escaped, and lived underground in Italy for a couple of years. Underground means? वो base बदल के Italians के साथ वो farm में घुस गए, तो they were doing farming and all because they couldn't get back to India. At that कितनी देर तक war was, they stayed for almost 1 year. 1 year? Then they got recaptured.
Recaptured. by again Germans, Okay. Italians, हाँ. because Italy में थे. Italy was with Germany Yeah, at so that Italy time. prisoner of war camp में थे, वहाँ से पकड़े गए, someone must have informed them, and then they were sent to Germany, and after the World War they were repatriated. So 5 years they were out. So 5 years. so as far और as फैमिली को कुछ पता नहीं कि है family नहीं है. they suddenly one fine day one man comes with a long beard and he says I'm alive. He's Kalyan Singh. So it And your was- father was at that time. my father was that time at that point of time when he was fighting the war. Hmm. The one thing about the British is that they would look after the soldiers. I mean, that soldiers का था. So there was चोपासनी एक स्कूल है in जोधपुर. Okay. ब्रिटिश टाइम की बहुत अच्छी फेमस स्कूल है, चोपासनी इज द स्कूल. Hmm. तो उसका जो प्रिंसिपल था, ही वाज गिवन द टास्क बाय द ब्रिटिश की गो अराउंड एंड सी वेयर हमारे सोल्जर्स के जो बच्चे जो कैप्चर हो गए हैं उनके बच्चों को क्या हाल है, व्हाट हाउ दे डूइंग. सो व्हेन ही केम टू द विलेज ही फाउंड माय फादर्स ओके एज, सो ही टुक हिम टू दैट school and kept him there for some time, and from there then he joined the army much later. And So when he when he came back he was about maybe 10-12 years old. 10-12 years. 10-12 years. 5 years he was taken Yeah, care of by Yeah, the school. by the school. He was boarding school वगैरह में थे उस time. So he stayed there, and that way they looked after them. Whereas जहाँ भी soldiers थे, they went to village to see भी कोई is there anyone who's जिनके बच्चे रह गए. हाँ. So that way they looked after him. And the second thing is that as a brigadier, then he fought in the 62 Chinese War. Hmm. My grandfather was a brigade commander in Tawang अच्छा. of the artillery. In a division you have infantry brigades. Hmm. Normally you'll have 3 infantry brigades, and you'll have an artillery brigade. Artillery brigade. Artillery brigade will have guns to fire on. Fire. So the artillery brigade, unfortunately, guns didn't reach up there. They didn't have any guns. In 62 China War. They couldn't get the ones because Tawang was too high. So they were fighting without guns. So they were being used as infantry. Uh-huh. 4 Mountain RT Brigade was being used as a This is your father. grandfather. Grandfather fought after the Second World Afterwards, War. then the 62 War, he was there. Hmm. And if you read any book on 62 War, Hmm. and 62 War, there's a lot of criticism about other things. But there's one person you will always find praise, that I'm happy to say is my grandfather. You'll always find him as, brave Rajput officer, fought well, this, that. And in those days, there were not many awards for senior officers. As a brigade commander, you don't give a senior award. हाँ. So he got a PVSM for bravery. अच्छा. That PVSM citation is talking more about bravery than anything else. Paramveer. PVSM is actually a seva medal. It's a distinguished service. Hmm. So you do distinguished service, you don't have to go to battle also. So you are distinguished service and you get a battle. So he got it for actually fighting this war. So he was there in the 62 War, and he came out well from that battle. Hmm. And then he got promoted as a major general and retired thereafter. Hmm. So he is my grandfather. Then my father was infantry. Hmm. I am the Armored Corps tanks. Hmm. I belong to Arun Khetrapal and Tarapaw's unit, that is Pune Horse. Pune Horse. Yeah. And my son has joined my regiment. Same. Pune Horse. Pune Horse, yeah. Wow. So that's how it is. Huh. And how is it for the family, like the wives and the No, children? it is. For them, It's really a. do they also come mostly from the army families? It is in my case. Yes, my mother was from a civil background. Okay. Her father was in the police. He was IPS officer. But my wife is again from a army lineage, and when your child gets into the army, you feel a lot of pride, obviously. Hmm. And there are times like when this Sindoor happened, you were worried. वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है? Then that's destiny. So you feel that time worried, but we take it. Yeah, all is well. Just Where was your son जब Operation Sindoor हुआ? that time his unit is in Samba actually. Samba. Jammu. हाँ, तो वहाँ पर unit है. And he was there. He himself was not there luckily that time. Hmm. He had gone for a course to Ahmednagar. Okay. So now that course is over, so he's back. But that period of time he was not there. Huh. But you were being recalled. And obviously Everybody you was were being ready to be recalled, but they were not recalled because it was they a short were one. not. So you get worried in those times, but then the pride that you get, of course. And today the Indian Army, makes you feel really proud because to the family of children they give medals. There's a medal which every family gets. So mother and father get a small medal which you can wear. That you've given your son to the army. So I think it's a good gesture. You feel that pride. Okay. That is as soon as they join. Yeah. When parents the night before you join, in the last night event जो होता है उसमें they give the parents also a medal. It's just a नाम के लिए medal, but it's not really recognized. But you feel nice. After retirement, also you are still serving the army.
It's a welfare job, looking after the ex-servicemen when they retire, because they retire at very young ages. So we try and get them jobs in various parts of the country. I'm looking at Rajasthan basically. So trying to give them jobs in the post-retirement phase of their lives. Yeah. So thank you so much, General. Thank you. Thank you for being on the podcast. And I want to thank all the 5 generations. Thank you. And all your families. And by thanking you, I would say I'm thanking all the Army, Air Force, Navy, all the forces which is behind where we can sit in our offices and we can continue live a peaceful life. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you so much. It's a pleasure and thanks a lot. Thank you everybody. मैं ये बोलूँगा कि मेरे लिए बहुत ये emotional podcast था. Somehow I kept my emotions to myself. So the only thing I'll require from you is that forward this podcast to as many people as possible and do pay your tribute in the comments. Thank you so much.